आज की क्लास में जस्ट एक छोटे से क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। एक अच्छी क्वेश्चन है। Two pendulums have length 1 meter and 1.21 meters respectively. Both of them are pulled to their respective positive extreme ends of oscillation and released simultaneously. Find the number of oscillations made by smaller pendulum when both of them are in phase for the first time. ये क्वेश्चन अच्छा क्यों है? क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग के लिए काफी चीज है। देखो, दो पेंडुलम में दोनों की लेंथ अलग अलग है, बट दोनों को पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड पे ले जाके इनिशियली छोड़ा, दोनों को साइमल्टेनियसली छोड़ा है हमने। इसका मतलब इनिशियल फेज की अगर हम बात करें तो इनिशियल फेज दोनों का ही π/2 है ना, है ही नहीं? सर। देखो ये वाले डेटा, देखो ये वाला डेटा से आपको पता चल जाएगा कि दोनों का इनिशियल फेज आपका π/2 है। बोथ हैव इनिशियल फेज ऑफ π/2। इसका मतलब दोनों इनिशियली सेम फेज में है ना, है नहीं है? है सर। हाँ राइट, दोनों ही इनिशियली सेम फेज में है। बट जिसका लेंथ छोटा है, आपको ये पता है कि टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर एल होती है। तो इसका मतलब ये है कि फ्रीक्वेंसी प्रोपोर्शनल टू, अगर फ्रीक्वेंसी की बात करें तो ये प्रोपोर्शनल टू 1/√L होगी। इसका मतलब क्या निकलता है कि जिसका लेंथ छोटा है वो जल्दी जल्दी ऑसिलेट कर रहा होगा, है ही नहीं है? हाँ सर। और जल्दी जल्दी ऑसिलेट करने का मतलब अगर हम सर्कुलर मोशन में उसका अगर एनालॉगी सोचते, जो यूसीएम से हम कोरिलेट करते थे, तो यूसीएम में एंगुलर वेलोसिटी भी ज्यादा आएगी उसकी, है ही नहीं है? हाँ राइट। सर। और जिसका एंगुलर वेलोसिटी ज्यादा होगा वो फेज में लीड करने लगेगा ना, क्योंकि ओमेगा ज्यादा है। तो इनिशियली दोनों सेम सर्कल में सेम पोजीशन से दोनों स्टार्ट कर रहे हैं, बट जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा तो दोनों में से दोनों का फेज डिफरेंस तो आता जाएगा, क्योंकि जो ओमेगा जिसका ज्यादा होगा वो ज्यादा एंगल कवर करेगा। होगा ही नहीं होगा? समझ आ होगा रही है? सर। तो therefore omega will be higher for pendulum with lesser length। ठीक है, तो अब इस कंसेप्ट को यूज करके देखो, मैं यहाँ पे एक चीज दिखा रहा हूँ, देखो यहाँ पे कोरिलेट करो। ओके, सिंस दोनों ही पॉजिटिव एक्सट्रीम से स्टार्ट कर रहे हैं तो मैं इन दोनों को ऐसे दिखा रहा हूँ। देखो, जैसे लेट अस से यहाँ पे दिस इज फर्स्ट वन एंड दिस इज सेकेंड वन। ये t = 0 का सिचुएशन दिखा रखा है। थोड़ी देर के बाद का सिचुएशन दिखाऊं अगर, तो पार्टिकल 1 अगर यहाँ पे पहुंच चुका होगा फेज में, मैं बोल रहा हूँ फेजर डायग्राम जो ड्रॉ कर रहा हूँ, ये पार्टिकल 1 का होगा, तो मे बी पार्टिकल 2 थोड़ा पीछे रहा होगा, कुछ ऐसे ही होगा ना, क्योंकि पार्टिकल 2 का एंगुलर वेलोसिटी क्या है, ज्यादा है, कम है ना? राइट, आपको समझ आ रही है? हाँ सर। ये देखो, अगर आप देखोगे तो ये एंगल कवर्ड देखो दोनों का डिफरेंट है। कैन यू सी दैट? समझ आ रही है आपको? ये ओमेगा 1 Yes, sir. और ये आपकी ओमेगा 2t। अगर आप देखोगे तो ये जो डिफरेंस ऑफ एंगल है, ये डिफरेंस ऑफ एंगल ये टाइम के साथ बढ़ता जाएगा, नहीं बढ़ता जाएगा? क्योंकि ये ओमेगा 1 माइनस ओमेगा 2 इंटू टी है। ओमेगा 1 और ओमेगा तो फिक्स है, ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 आर फिक्स्ड, बट टाइम तो बढ़ता जा रहा है। अगर टाइम बढ़ता जाएगा तो ये एंगल भी तो बढ़ता जाएगा, होगा नहीं होगा? होगा। Yes, sir. एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा ऐसा Yes, sir.
एक पॉइंट ऑफ टाइम आएगा ऐसा जब ये एंगल ω1 माइनस ω2 इंटू टी एग्जैक्टली इक्वल टू 2 पाई हो जाएगा। होगा या नहीं? होगा। यस सर। और अगर ω1 माइनस ω2 इंटू टी का वैल्यू 2 पाई हो गया, इसका मतलब पार्टिकल 1 का जो फेजर डायग्राम है और पार्टिकल 2 का जो फेजर डायग्राम है, दोनों सेम फेज में आ जाएंगे, नहीं आ जाएंगे? यस सर। क्या आपको समझ आ रही है? क्या समझ आ रही है आपको? सर और एक बार बताएंगे? अगर ये एंगल ω1 माइनस ω2 इंटू टी अगर 2 पाई हो गया, 2 पाई का मतलब समझते हैं 360 डिग्री अगर हो गया, तो 360 डिग्री दिखाने से क्या आप ये एंगल का डिफरेंस दिखा पाएंगे आप, या फिर एक ही लाइन हो जाएगा वो? एक ही लाइन हो जाएगा सर। क्या समझ आ रही है? जो डाउट पूछ रहे हैं वो प्लीज रिस्पॉन्ड करिए, क्योंकि आप क्वेश्चन पूछ लेते हैं बट आंसर में रिस्पॉन्ड नहीं करते हैं, जब आपको समझ आ रही नहीं आ रही है। हाँ सर। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चल रहा है कि हाँ ठीक है। अब अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि अगर दोनों सेम फेज में आ चुके हैं तो पार्टिकल 1 ने पार्टिकल 2 के रिस्पेक्ट में थोड़ा सा एक्स्ट्रा कवर अप कर लिया होगा, ठीक है, और वो बेसिकली आपका 2 पाई का एग्जैक्टली होना चाहिए अगर दोनों सेम फेज में हो रहे हैं तो इससे आपको एक चीज पता चलना चाहिए कि अगर मैं कह रहा हूँ कि दो पार्टिकल्स इन सेम फेज ऑसिलेट कर रहे हैं, तो सेम फेज होने का मतलब एग्जैक्टली सेम एंगल नहीं होता, 2 पाई का मल्टीपल होना होता है नहीं है? क्योंकि 2 पाई का मल्टीपल में आप जो भी एंगल हो वो सारा सेम जगह को ही लोकेट करेगा, करेगा नहीं करेगा? देखो मैं यहाँ पे एक बार और डायग्राम दिखा रहा हूँ, एक चीज देखो आप, जैसा ये देखो, पार्टिकल 1 चेज करके देखो पीछे से मान लो यहाँ आ गया, अब पार्टिकल 1 इधर पहुंच चुका है चेज करके, ये देखो यहाँ आ गया, समझ आ रही है आपको? तो पार्टिकल 1 ने जो एंगल कवर किया वो कितना कवर किया सोचो आप, यहाँ से घूम के ये आके ये एक्स्ट्रा यहाँ पे, ये समझ आ रही है आपको? ये एंगल पूरा का पूरा ω1t है, समझ आ रहा है? हाँ सर। ठीक है, तो अभी यहाँ पे देखो, अगर फॉर इन फेज फॉर द फर्स्ट टाइम अगर बोल रहे हैं तो ये एंगल का डिफरेंस एग्जैक्टली इक्वल टू 2 पाई होगा। जब इन फेज फॉर द सेकंड टाइम बोलते हैं तो ये एग्जैक्टली एंगल कितना लेते हैं आप, 2 टाइम्स ऑफ 2 पाई लेते हैं, है ना? फॉर देम टू बी इन फेज फॉर फर्स्ट टाइम, इन फेज फॉर फर्स्ट टाइम आपको ω1 माइनस ω2 इंटू टी की वैल्यू को आपको 2 पाई से इक्वेट करना है। तो इस चीज का ध्यान रखना, a phase difference of integral multiple of 2 pi, integral क्या लिख रहा हूं, integral multiple of 2 pi is equivalent to no phase difference, equivalent to no phase difference at all, ठीक है? तो अभी हम क्या करें यहाँ पे, ओमेगा की वैल्यू को 2 पाई बाई टी लिख लेते हैं, सो दिस विल बी 2 पाई बाई t1, तो इसको 2 पाई कॉमन आउट कर लिया, सो दिस विल बी 1 बाई t1 minus 1 by t2 into t, that is equal to 2 pi, 2 pi gets cancelled out and यहाँ से आपको t की वैल्यू मिल गई है t1 t2 divided by t2 minus of t1। अब इसको हम लोग ऐसा लिख सकते हैं, this can be written as, अगर नंबर ऑफ ऑसिलेशंस जो स्मॉलर पेंडुलम बॉब ने किया है वो n1 है, तो टाइम जो स्पेंड हुआ है वो n1 टाइम्स ऑफ t1 लिख सकते हैं क्या? n1 इंडिकेटिंग द नंबर ऑफ ऑसिलेशंस लिख सकते हैं क्या? हाँ सर। ठीक है, सिमिलरली अगर जो बड़ा वाला पेंडुलम है उसका नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अगर n2 है तो टोटल टाइम कितना बीता होगा, n2 टाइम्स ऑफ t2 भी लिख सकते हैं। तो अगर आप देखोगे तो नंबर ऑफ ऑसिलेशंस अगर n1 निकालनी है तो इसको लिख सकते हो आप, दिस विल बी t2 डिवाइडेड बाय t2 माइनस ऑफ t1, एंड सिंस टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू रूट अंडर l है तो इसको डायरेक्टली आप लिख सकते हैं, दिस इज रूट अंडर l2 बाय रूट अंडर l2 माइनस ऑफ रूट अंडर l1, दैट्स इट। और L2 था आपका 1.21, तो इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 1.21 divided by root under 1.21 minus of root under 1, so this becomes 1.1 by 0.1 which is 11, and similarly अगर n2 निकालते आप तो t1 divided by t2 minus of t1 लिखते, and that would be root under l1 divided by root under l2 minus of root under l1, and that would be again 10 oscillations आते हैं। तो देखो अगर आप स्मॉलर पेंडुलम की बात कर रहे हैं तो उसने 11 ऑसिलेशन किए हैं,
और जो बेगा पेंडुलम की बात कर रहे हैं उसने 10 ऑसिलेशन किया है। दिख रहा है आपको? क्लियर हो गया सबको? यस सर। इसी क्वेश्चन में अगर थोड़ा सा चेंजेस इंट्रोड्यूस करें, जैसे इसमें तो उसने कह रखा था ना कि दोनों को पॉजिटिव एक्सट्रीम से ले जाके हमने छोड़ा है। अगर मान लो क्वेश्चन में उसने ऐसे बोला होता कि एक को पॉजिटिव एक्सट्रीम से छोड़ा और दूसरे को नेगेटिव एक्सट्रीम से छोड़ा है, तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे निकालते? हाँ बताओ। एक को पॉजिटिव एक्सट्रीम से दूसरे को नेगेटिव एक्सट्रीम से छोड़ा, तो ऑलरेडी उन दोनों के बीच में t=0 पे ही एक तो पाई का फेज डिफरेंस है ना? हाँ सर। है या नहीं है? तो Yes, उन sir. दोनों को सेम फेज में आने के लिए एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को जो एंगल कवर करना पड़ेगा वो तो सिर्फ पाई ही कवर करना पड़ेगा ना? Yes, sir. समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? यस सर। तो इस केस में आप ω1 - ω2 इंटू टी की वैल्यू को 2 पाई से इक्वेट नहीं करते, किससे इक्वेट करते? पाई से इक्वेट करते। Pi. समझ आई सभी को? यस सर। हाँ सर। आई होप आप समझ रहे हो। यस हाँ सर। सर। ठीक है, वो आप खुद से लिख के रख लेना। ठीक है कि अगर दोनों अगर एक को पॉजिटिव एक्सट्रीम से एक को नेगेटिव एक्सट्रीम से अगर रिलीज करते तो उस केस में ऑलरेडी उन दोनों के बीच में t=0 पे एक फेज डिफरेंस पाई का है, तो सेम फेज में आने के लिए एक के रेस्पेक्ट में दूसरे को जो एंगल कवर करना पड़ता वो सिर्फ पाई कवर करना पड़ता। ठीक है, इसको करने का एक शॉर्टकट तरीका भी हो सकता था, एक और तरीका कर सकते थे, ये मैं ऑल्टरनेट तरीका बता रहा हूँ। बट ये ऑल्टरनेट तरीका जो है ये तभी काम करेगा जब दोनों ही एक इनिशियली सेम फेज में स्टार्ट कर रहे हैं। पहले से अगर कोई फेज डिफरेंस होता तब ये काम नहीं करेगा। ठीक है, एक चीज देखो, अगर मैं सिंस ऑलरेडी वो लोग पहले से ही सेम फेज में हैं और बाद में जब भी सेम फेज में आ रहे हैं, तो एक चीज पक्का है कि उनके लिए जो टोटल टाइम स्पेंट होगा, टी अगर टोटल टाइम स्पेंट है, मैं बोल रहा हूँ टी वो टाइम है जब वो दोनों सेम फेज में आ रहे हैं, तो टाइम अगर दोनों के लिए सेम होगा तो इसको मैं n1 टाइम्स ऑफ t1 लिख सकता हूँ एंड इसको मैं n2 टाइम्स ऑफ t2 भी लिख सकता हूँ। लिख सकते हैं ना? लिख सकते हैं, Yes, हाँ sir. सर। राइट? ये टाइम है वो टाइम जब दोनों सेम फेज में आ रहे हैं, टाइम आफ्टर विच दे आर इन सेम फेज। ठीक है, तो अभी अगर आप देखोगे तो n1 और n2 की रेशियो जो आ रही है दैट इज कमिंग आउट टू बी t2/t1, और t2/t1 मतलब रूट अंडर L2/L1, एंड अगर आप देखोगे तो ये वैल्यू दी हुई थी 1.21 डिवाइडेड बाय 1 व्हिच इज बेसिकली 11/10। तो जब जब n1 और n2 का रेशियो 11:10 आएगा तब तब ये दोनों क्या होंगे? सेम फेज में आएंगे ना? होगा नहीं होगा? हाँ सर। समझ आ रही है हाँ आपको? जब जब ये n1 और Yes, sir. n2 का रेशियो 11:10 आएगा तब तब ये दोनों सेम फेज में आएंगे। और n1 n2 आपको पता है ना इंटीजर्स है, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ n1 एंड n2 क्या होना चाहिए? n1 का मिनिमम वैल्यू कितना होगा? 11, 11। एंड n2 का 11 मिनिमम ही वैल्यू होगा. 10। समझ आ रही है? यस सर। हो गया, तो यहाँ से भी मिल गया आपको। अगर सेकंड टाइम पूछते तो ये रेशियो कितना हो जाता? 22:20 हो जाता। होता ही नहीं होता? Yes, sir. हाँ सर। तो बस यहाँ से भी कर सकते थे। सर हाँ बोलो बेटा। सर यहाँ पे सेम फेज से स्टार्ट करना मैंडेटरी होगा? हाँ, सेम फेज से स्टार्ट करना मैंडेटरी है ना, क्योंकि हम ये मान रहे हैं कि दोनों ही इंटीग्रल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कर रहे हैं, है हाँ नहीं? सर। और एक्सट्रीम से ही स्टार्ट कर रहे थे दोनों, तो सेम फेज में तो तभी आएंगे ना जब दोनों ही इंटीग्रल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस कर रहे हैं, बस एक का इंटीजर दूसरे से एक मल्टीपल ज्यादा है या एक मल्टीपल ज्यादा है ना? हाँ सर। है ना? एक मल्टीपल ज्यादा होने का मतलब क्या है? बेसिकली वो एक्स्ट्रा एक ऑसिलेशंस वहां पे कंप्लीट कर रहा है। ठीक है हम्म। सर एक बात बता रहा हूँ सर, हमारे बैच में सर लगता है कंपाउंड जो पेंडुलम होता है वो सर आपने नहीं बोला था। कंपाउंड पेंडुलम मिसिंग है आपके बैच में? कंपाउंड पेंडुलम नहीं किया है? Sir, आपने 2 लेक्चर दिए थे. तो उसमें नहीं है क्या? वीडियो तो हाँ सर. में सर था सर. हाँ वही तो मैं बोल रहा हूँ, मतलब ऐसे मिस तो होना नहीं चाहिए। वो सर पहला एक लेक्चर दिया था। हाँ हाँ 2 लेक्चर था। हाँ 2 ठीक है लेक्चर सर, शेयर ठीक। किए थे मैंने। एक को मैंने टाइम हाँ हाँ स्टैम्प वन शायद 1 hour 52 minutes के बाद से देखने के लिए बोला था। हाँ हाँ सर। हाँ हाँ होपफुली ठीक है, ठीक। उसमें ही था वो, होपफुली उसमें ही था। हाँ
हाँ सर गलती हो गई सर। हाँ आपने देखा या नहीं देखा है वो? हाँ सर देखा है पर मतलब मैंने मिस कर गया। ठीक है ठीक है, कोई बात नहीं, चलो। ओके, एक और स्टैंडर्ड ऑसिलेशन से ही रिलेटेड है, ऑसिलेशंस ऑफ पिस्टन adiabatically. ये मान लो एक पिस्टन दे रखा है and this piston has mass m and area a and इसके लेफ्ट साइड में हमने एक गैस को बंद कर रखा है मान लेते हैं and the conditions given are p naught v naught, ठीक है, और ये इक्विलिब्रियम पे है, पिस्टन इन इक्विलिब्रियम दे रखा है, मतलब बाहर से भी आपका प्रेशर p naught का अवेलेबल है जो कि इसको इक्विलिब्रियम पे रख रहा है। इस पिस्टन के वॉल्स और सिलेंडर पूरा का पूरा आपका इंसुलेटेड है सराउंडिंग से, तो ये आप ये मान के चलो कि ये एडियाबेटिक वॉल्स दे रखे हैं, ठीक है। अब उसने कह रखा है कि अगर मैं पिस्टन को थोड़ा सा अंदर पुश करके छोड़ता हूँ या बाहर खींच के छोड़ता हूँ तो इसका टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन आपको निकालने का है। एक चीज लॉजिकली सोच के देखो कि अगर आप पिस्टन को किसी भी तरफ करो, चाहे वो लेफ्ट करो चाहे राइट करो, एक बार एनालिटिकली सोच के देखो कि रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट हो रही है नहीं हो रही है। अगर मैं अंदर पुश करता हूँ तो मैं अंदर का प्रेशर बढ़ा रहा हूँ, राइट? हाँ सर। बाहर का प्रेशर अनअफेक्टेड रखते हुए, है ना? हाँ सर। तो अंदर का प्रेशर अगर बढ़ गया तो वो उसको राइट की तरफ पुश बैक कर देगा या नहीं कर देगा? यस सर। राइट? और करेगा। तब तक पुश करेगा जब तक वो प्रीवियस इक्विलिब्रियम पोजीशन पे नहीं आता। अब इक्विलिब्रियम पोजीशन पे जब वो आ जाएगा तब तो वेलोसिटी गेन कर चुका होगा, तो वहां रुकेगा नहीं, तो इक्विलिब्रियम पोजीशन से फिर क्या होगा, राइट की तरफ भी जाएगा। अब इक्विलिब्रियम से राइट की तरफ गया तो गैस एक्सपैंड कर गया ना, राइट? यस है ना? और अगर गैस एक्सपैंड कर गया तो इसका मतलब पक्का है उसकी प्रेशर घट गई होगी। अब अंदर का प्रेशर अगर घट गया तो बाहर का प्रेशर तो अनचेंज्ड है, तो इसका मतलब बाहर से एक एडिशनल प्रेशर की वजह से अब धक्का अंदर की तरफ पड़ेगा ना, पड़ेगा। यस यस हाँ सर सर। और इसका मतलब है रिस्टोरिंग फोर्सेस तो मिल ही रहा है इसको, दोनों तरफ मिल रहा है नहीं मिल रहा है? यस सर तो रिस्टोरिंग फोर्सेस कौन दे रहा है इसको? क्या बाहर से रिस्टोरिंग फोर्सेस मिल रही है या जो प्रेशर अंदर से घट बढ़ रहा है बस उसी की वजह से आ रहा है? सोचिए, अंदर वो से जो प्रेशर जो अंदर से घट रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, दोनों सिचुएशंस हाँ, पॉसिबल है, बस वही आपका उसके लिए रिस्टोरिंग फोर्सेस दे रहा है। तो तुम अगर देखोगे तो लास्ट लेक्चर वीडियो में भी मैंने ये चीज एक्सप्लेन किया था, बस आप ये आइडेंटिफाई करने की कोशिश करो कि चेंजेस किस फोर्सेस में हो रहे हैं। जिस फोर्सेस में आपके चेंजेस होते हैं बस वही आपका रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट करता है, तो बस यही काम आपको फिर से करना है। सिंस ऑलरेडी यहाँ पे उसने कह रखा है कि पूरा का पूरा पिस्टन और सिलेंडर आपका इंसुलेटेड है, तो एक चीज तो पक्का है कि पी वी टू द पावर गामा ये कांस्टेंट होना चाहिए। अब अगर हम इसको मान लेते हैं कि पिस्टन को हमने यहाँ से थोड़ा सा डिस्प्लेस कर दिया, ठीक है, अंदर की तरफ मान लेते हैं हमने इसको पुश कर दिया, तो मैं इसको लेफ्ट की तरफ पुश कर रहा हूँ मतलब वॉल्यूम घट रही है, ठीक है, तो इसको एक्स से पुश किया है। तो इस केस में अगर एक्स छोटी है तो वॉल्यूम का जो कॉम्प्रेशन आएगा वो भी तो छोटा आएगा ना, और वॉल्यूम का कॉम्प्रेशन अगर छोटा आएगा तो मैं इसमें अब एरर फॉर्मूला लगा के चेंजेस इन प्रेशर तुरंत से निकाल सकता हूँ ना, निकाल सकते हैं नहीं? हाँ सर। यस डेल पी बाई पी प्लस गामा टाइम्स ऑफ डेल वी बाई वी, that should be equal to 0 लिख सकते हैं ना। this will be for small changes in volume. I hope आपको समझ आ रही है, ये आसान तरीका है, इससे काफी आसानी से मिल जाएगा। जैसे एक लाइन में मुझे देखो रेजिस्टिंग फोर्स मिल जाएगा, so therefore delta p की वैल्यू अगर हम लिखें तो this is coming out to be negative of gamma into p by v and into delta v। क्लियर है? हाँ यस सर। सर अब नोटिस करो हमने जो इसको डिस्प्लेस किया वो लेफ्ट की तरफ डिस्प्लेस किया है, तो लेफ्ट की तरफ अगर डिस्प्लेस किया है तो मतलब x जो है वो तो नेगेटिव है ना, वॉल्यूम का चेंज जो आएगा वो तो नेगेटिव आएगा, डेल्टा v इज चेंज इन वॉल्यूम एंड चेंज इन वॉल्यूम इज नेगेटिव। पी भी इंडिकेट कर रहा है इनिशियल प्रेशर इन वॉल्यूम, तो यहाँ पे नेगेटिव ऑफ गामा इनटू प्रेशर पहले आपका पी नॉट था, वॉल्यूम वी नॉट था, एंड चेंज ऑफ वॉल्यूम जो आया है दैट इज माइनस ऑफ ए इंटू एक्स, करेक्ट है ना? यस सर करेक्ट है। हाँ सर। यहाँ से अगर आप देखोगे तो दिस इज कमिंग आउट टू बी गामा इंटू ए इंटू पी नॉट बाई वी नॉट इंटू एक्स, एंड प्रेशर का चेंज पॉजिटिव आया है, क्यों? क्योंकि वॉल्यूम का चेंज तो नेगेटिव था,
तो वॉल्यूम अगर घटेगा तो प्रेशर तो बढ़ेगा ही। सो डेल्टा पी यहाँ पे पॉजिटिव आने का मतलब है कि बेसिकली प्रेशर अंदर बढ़ गया है, और अंदर से अगर प्रेशर बढ़ गया है तो ये जो रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ से जनरेट होगा, यहाँ से जो रिस्टोरिंग फोर्स जनरेट होगी, क्या हम इसको डायरेक्टली ऐसा लिख सकते हैं, दिस विल बी चेंज इन प्रेशर इनटू एरिया, लिख सकते हैं क्या? यस सर। राइट, देखो बस अब यही काम करेंगे। सो देयरफॉर द रिस्टोरिंग फोर्स is given by the change in pressure into area. So this becomes gamma into a square into p naught divided by v naught, and that multiplied with x हो गया। So restoring force जैसे ही f equal to एक kx आपने प्रूव कर लिया, कांस्टेंट आ गया है, तो SHM तो प्रूव हो ही गया है, हो गया ना SHM प्रूव। ये वाला जो टर्म है उसका क्या है, k इक्विवेलेंट है ना, है नहीं है? हाँ सर। और अगर ये k इक्विवेलेंट है तो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन becomes 2 pi root under m by k. So this becomes m by k. K becomes gamma into a square into p naught and divided by v naught, हो गया आंसर। क्लियर है? यस सर। हाँ सर। ठीक है। मैंने एक सेक्शन बेसिकली कवर अप कर लिया है जहाँ पे डिफरेंट फिजिकल सिस्टम्स आपको दिखाए होते थे, और उन डिफरेंट फिजिकल सिस्टम्स के लिए आपको टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशंस निकालना पड़ता था। अब दूसरे पार्ट में मूव कर रहे हैं जहाँ पे अब फिजिकल सिस्टम्स वगैरह नहीं दिए होंगे, आपको कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम की हम बात करेंगे। यहाँ पे कॉम्पोजिशन कहने का मतलब क्या है कि दो डिफरेंट रिस्टोरिंग फोर्सेस आपके सेम टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन प्रोड्यूस कर सकते हैं। अगर वो दोनों फोर्सेस साइमल्टेनियसली अगर एक्ट करें तो मोशन कैसा होगा, इसको डिस्क्राइब करना सीखेंगे यहाँ पे। इसको हम कॉम्पोजिशन ऑफ एसएचएम या फिर सुपरपोजिशन ऑफ एसएचएम के नाम से बोलते हैं। कॉम्पोजिशन और सुपरपोजिशन ऑफ टू और मोर एसएचएम। किसी का माइक ऑन है शायद, हाँ, बहुत किसी के आवाज आ माइक से काफी नॉइज आ रही है, बेटा बंद कर लीजिए प्लीज अपनी माइक को। ओके, इसको दो केस में करेंगे, ठीक है। केस वन इज कॉम्पोजिशन इन सेम डायरेक्शन। कॉम्पोजिशन इन सेम डायरेक्शन, ये काफी इंटरेस्टिंग सा पार्ट है। आपको ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को ऐड करने का ना बहुत ही अच्छा सा एक तरीका दिखाऊंगा यहाँ पे। देखो, कॉम्पोजिशन इन सेम डायरेक्शन का मतलब क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। इफ टू फोर्सेस separately capable of producing SHM along same direction about same mean position of same frequency simultaneously act with some initial phase difference between them, then the resultant motion is also an SHM with same time period as individual SHM, but has an amplitude which is dependent upon the phase difference between the two SHMs। देखो, अब इसका मतलब क्या है, इसको मैथमेटिकली करता हूं तो आपको ज्यादा समझ आएगा। देखो, लेट्स से मान लेते हैं कि F1 वो फोर्स है, F1 causes x1 as a function of time which is a1 sin omega t, and F2 causes x2 as a function of time which is a2 sin of omega t plus 5। ठीक है, अगर आप एक चीज नोटिस करोगे यहाँ पे, तो मैंने दोनों में ओमेगा सेम लिया। देखो,
इसका ओमेगा और इसकी ओमेगा को चेक करो, देखो दोनों सेम है या नहीं। Yes, sir. ठीक है, तो ये सेम होना चाहिए, कंडीशन ही है। ठीक है, हम जो कर रहे हैं ये इसी कंडीशन पे कर रहे हैं कि दोनों का सेम फ्रीक्वेंसी होगा, तभी की बात कर रहे हैं। तो अगर दोनों की सेम फ्रीक्वेंसी है, इफ दे हैव अ सेम फ्रीक्वेंसी, अब ये दोनों का इंडिविजुअल एसएचएम था, मतलब अगर इंडिविजुअली अलग अलग F1 F2 ऐड करते तो ये मोशन का इक्वेशन होता। बट अब दोनों अगर एक साथ ऐड करें तो दोनों की सुपरपोजिशन से जो रिजल्ट दिखेगा आपको वो क्या दिखेगा। ये बिल्कुल सिंपल सा सिचुएशन है। देखो आपको पता है x1 एक पोजीशन है और x2 भी एक पोजीशन है, सेम डायरेक्शन का ही है, एंड पोजीशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो पोजीशन को वेक्टोरियली तो ऐड कर सकते हैं ना, कर सकते हैं नहीं कर सकते। Yes, sir. तो अब अगर मैं इन दोनों के रिजल्टेंट मोशन की बात करूं, सो देयरफॉर द रिजल्टेंट पोजीशन ड्यू टू देयर सुपरपोजिशन, this will be, इसको xr as a function of t लिख रहे हैं, and that will be x1 as a function of t plus x2 as a function of t, and that can be written as a1 sine of omega t and plus a2 sine of omega t plus phi। अब ये ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को, दो ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस को आपको ऐड करने की तरह है। इसको ऐड करना वैसे ट्रिगोनोमेट्रिक तरीके से भी कर सकते हैं, वो काफी लंबा होगा। मैं एक ऑल्टरनेट तरीका आपको फेजर डायग्राम से करा रहा हूं, ठीक है, वो काफी अच्छा है, इंटरेस्टिंग है और बहुत सिंपल भी है। अब देखो उसको कैसे करते हैं। मैं क्या कर रहा हूँ, सिंस उसने ऑलरेडी कह रखा है कि एसएचएम सेम मीन पोजीशन के अबाउट हो रहा है, सेम लाइन के, आई मीन सेम मीन पोजीशन के अबाउट एंड सेम लाइन के अलोंग हो रहा है, एक्स एक्सिस के अलोंग ही हो रहा है, बट डिफरेंस इतना ही है कि दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस दिख रहा है फाई का, और दोनों की एम्पलीट्यूड अलग है। तो अगर इसको फेजर डायग्राम में अगर दिखाएं, वो फेज वाला जो ड्रॉ करते हैं डायग्राम, फेजर डायग्राम जिस ड्रॉ करें, तो दोनों के सर्कल का रेडियस बस अलग लेना है ना, यही तो करना है मुझे, है ही नहीं है। हाँ सर। तो दोनों के सर्कल का Yes, sir. रेडियस हम अलग अलग चूज करेंगे। अब देखो यहाँ पे ठीक है, हम लोग मान लेते हैं कि ये इनर रेडियस आपका a1 है एंड ये जो आउटर रेडियस है ये a2 मान लेते हैं। अब दोनों के फेज को हमें रिप्रेजेंट करना है, तो फेज को दोनों का रिप्रेजेंट करते हैं। डायग्राम देखो, आप फॉलो करो डायग्राम को। ये है a1 एंड ये एंगल होगा ओमेगा इंटू टी, और जो a2 वाला है उसका थोड़ा सा ज्यादा है एंगल, तो ये a2 दिखाया, और इसका जो एक्स्ट्रा एंगल है ये है फाई। सही दिखाया मैंने डायग्राम, देखो तो चेक करो, सही दिखाया ना। हाँ सर। हाँ सर। ओके, दो वर्टिकल लाइंस ड्रॉ किया है, आपको समझ आ जाएगा क्यों ड्रॉ किया। डायग्राम देखो, फॉलो करो, ये चेक करो, क्या ये जो है ये x1 को इंडिकेट कर रहा है क्या, है ही नहीं है, क्योंकि ये देखो Yes, sir. a1 sin ओमेगा टी है, देखो दिख रही है, दिख रही है। Yes, sir. सिमिलर तरीके से देखो, ये जो इंडिविजुअली दोनों एसएचएम था, दोनों का ही मैं दिखा रहा हूँ। आप देखो ये जो आएगा, ये देखो x2 आएगा, दिस इज x2 विच इज बेसिकली a2 sin ओमेगा टी प्लस 5। दिख रही है ना सबको। Yes, sir. मुझे इन दोनों को ही तो ऐड करना है ना, आई एम सपोज टू ऐड दीज टू ओनली, राइट। Yes, sir. देखो देखो, एक अच्छा कंस्ट्रक्शन कर रहा हूँ, अभी ध्यान से देखना, ठीक है। देखो मैंने अभी यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये जो a2 a1 वाला जो वेक्टर था फेजर डायग्राम में, उसको मैं देखो शिफ्ट कर रहा हूँ, ट्रांसलेट कर रहा हूँ। ट्रांसलेट करने से क्या वेक्टर का मैग्नीट्यूड चेंज किया? No, sir. क्या उसका डायरेक्शन चेंज किया? No, sir. नहीं सर। तो क्या उसका प्रोजेक्शन अलोंग एक्स एक्सिस चेंज करेगा? नो सर। नहीं। तो अब अगर मैं इसको ऐसे दिखाऊं कि ये भी हमारा a1 लेंथ का ही है, और इसका प्रोजेक्शन जो इधर आएगा
ये जो इधर आएगा प्रोजेक्शन, क्या ये लेंथ भी x1 होगा? चेक करो, होगा ही नहीं? हाँ सर। क्लियर है? समझ आएगी आपको? यस सर। हाँ देखो मैंने एक बहुत ही अच्छा कंस्ट्रक्शन किया, अगर आप ध्यान दोगे। देखो पहले मैं क्या कर रहा था, x1 और x2 ऐड करने का मतलब है, देखो ये येलो कलर से देखो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ठीक है? ये देखो ये x1 और ये x2, इन दोनों को ऐड कर रहा था। दोनों एक ही लाइन में भले ही थे, बट दोनों का एडिशन थोड़ा सा मतलब डिफरेंट डिफरेंट दिख रहा था। बट इंस्टेड अब ऐसे सोचो, ये x2 है और इसी में आपने x1 और ऐड कर दिया, ये एडिशन आसान दिख रहा है नहीं दिख रहा है? एक ही लाइन पे आपने आगे बस ऐड कर दिया, एक के हेड से दूसरे का टेल को जोड़ दिया, तो एंड टू एंड कनेक्शन की तरह हो गया ना, यस सर। राइट? तो ये एडिशन आसान हो गया। तो क्या मैं ये बोल सकता हूँ कि ये वाला जो लेंथ आएगा, ये वाला जो लेंथ आएगा, यही हमारा रिजल्टेंट एसएचएम है। यस सर। दिस इज XR एज अ फंक्शन ऑफ t, राइट? है ना? यस सर। अब इंटरेस्टिंगली A1 जो हमने प्रोड्यूस ट्रांसलेट किया था, अगर मैं यही काम A2 को भी ट्रांसलेट करके इधर से इधर शिफ्ट कर दूं, इधर से इधर शिफ्ट कर दिया मैंने, वेक्टर सम वाला। एग्जैक्टली वेक्टर सम है ये, दिस इज जस्ट वेक्टर सम ओनली। तो अगर आप देखोगे यहाँ पे, तो मैंने यहाँ पे ये देखो, मैं अगर यहाँ से एक डायगोनल कंस्ट्रक्ट करूं, डायगोनल कंस्ट्रक्ट किया, देखो मैंने ये डायगोनल जो है ब्लैक कलर वाले लाइन से जो मैंने दिखा रखा है ये डायगोनल का ही देखो प्रोजेक्शन XR है, दिख रहा है आपको? दिख रहा है आपको? यस यस सर। है ना? हाँ सर। डायगोनल का शैडो इज XR। इसका मतलब कि ये जो लाइन है, ब्लैक वाली जो लाइन ड्रॉ कर रखी है, क्या ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड को इंडिकेट कर रहा है? यस सर। है ना? अब ये वाली एंगल अगर अल्फा है, सोचो ये वाली एंगल अल्फा है, दिस एंगल इज अल्फा, देखो डायग्राम में मैंने दिखा रखा है। तो इनिशियल फेज रिजल्टेंट एसएचएम का कितना हो गया? अल्फा ही तो हो गया ना? देखो तो, दिख रही है? हाँ एआर सर। वाली लाइन का जो फेज एंगल दिख रहा है वो ओमेगा टी प्लस अल्फा दिख रहा है, तो अल्फा Yes, ही sir. क्या हो गया? उसका इनिशियल फेज हुआ ही नहीं हुआ? यस सर यस सर। गॉट इट? तो XR एज अ फंक्शन ऑफ t जो हम लिख रहे हैं, अब इसको थोड़ा छोटा कर देते हैं, मतलब हम ऐसा कर सकते थे यहाँ पे भी, जस्ट अ सेक, ये देखो दिख रहा है आपको? देखो बीसी का शैडो लिया गया है, कैन यू सी दैट? समझ आ रही है ना आपको? यस सर। हाँ सर। इसको ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है वैसे, आपको समझ में आ ही रहा है, इसको हटा देता हूँ, अननेसेसरी डायग्राम अनटाइडी हो रहा है। हाँ, तो एनीवेज, तो आपको ये तो समझ में आ गया कि XR एज अ फंक्शन ऑफ t जो हम लिख रहे हैं, XR एज अ फंक्शन ऑफ t, दिस कैन बी रिटन एज AR इनटू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस अल्फा। आपको दिख रहा है? ये देखो A1 साइन ओमेगा t प्लस A2 साइन ओमेगा t प्लस फाई, इसका एडिशन इतना सिंपल सा है, दिख रहा है आपको? जस्ट सिंपली AR साइन ओमेगा t प्लस अल्फा है, जहां पे AR तो अब आपको दिख रहा है, AR दिख रहा है नहीं दिख रहा है? जस्ट वेक्टर सम ऑफ A1 A2 है, हाँ सर। यस है ना? सर। तो इसलिए फॉर सिंप्लीफिकेशन के लिए मैं बोल रहा हूँ, बस ऐसे इमेजिन करना कि दो वेक्टर्स हैं, एक है A1 एक है A2, दोनों एम्पलीट्यूड को इंडिकेट कर रहे हैं, ठीक है? और इन दोनों से जैसे आप नॉर्मली वेक्टर एडिशन करते हो, बस वही काम करना, और यहां से आप एम्पलीट्यूड कैलकुलेट कर लेना, दिस इज AR नाउ, एंड ये एंगल आपका फाई है और ये एंगल देखो अल्फा है। डायग्राम कोरिलेट करो, दिख रहा है आपको फाई और अल्फा कैसे चूज किया? दिख रहा है ना? A1 A2 के बीच में एंगल अल्फा था, और A1 के रेस्पेक्ट में जो रिजल्टेंट का जो एंगल था वो अल्फा था, दिख रहा है ना आपको? यस सर। ठीक है, सो वे जैसे मेंशन कर देते हैं, AR becomes रूट अंडर ऑफ A1 square plus A2 square plus twice of A1 A2 into cos of phi। तो अगर आपसे कोई पूछे कि रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड किस पे डिपेंड कर रहा है, तो इंडिविजुअल एसएचएम के एम्पलीट्यूड पे तो डिपेंड कर ही रहा है, बट साथ साथ में उनके फेज डिफरेंस पे भी तो डिपेंड कर रहा है ना? कर रहा है नहीं कर रहा? हाँ सर। ठीक है,
ये फेज डिफरेंस जैसे जैसे आप चेंज करते जाओगे वैसे वैसे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड भी चेंज करता जाएगा, ठीक है। एंड अल्फा की वैल्यू निकालनी है, ये ए आर तो आपका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट मोशन, एम्पलीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम। एंड tan अल्फा की बात करें अगर हम, tan अल्फा इज a2 sin phi डिवाइडेड बाय a1 प्लस a2 cos phi, जो आप वेक्टर में करते हैं। ये जो अल्फा है दिस इज इनिशियल फेज एंगल, इनिशियल फेज ऑफ रिजल्टेंट एसएचएम। समझ आ गई सभी को? Yes, sir. आई होप सबको क्लियर है, किसी को कंफ्यूजन है क्या कोई? आप ध्यान रखो इस कंसेप्ट को, ठीक है, इसको भूलना नहीं है। चलो इसका एप्लीकेशन दिखाता हूँ, फिर आप क्लियर हो जाएगा कि कैसे क्वेश्चंस आप इसमें एक्सपेक्ट करेंगे। A particle executes two independent SHMs given by x1 as a function of t is a sine of omega t, and x2 as a function of t is root 3a into cos of omega t. Now the question says find the amplitude of resultant SHM, and दूसरा find the shortest time after which potential energy of SHM is maximum. ये दोनों आपको कैलकुलेट करनी है। देखो x1 तो ऑलरेडी साइन के फंक्शन में है, बट x2 देखो साइन फंक्शन नहीं है, कोसाइन दे रखा है, और आपको पता है ना फेज एंगल हम हमेशा साइन से निकालते हैं, क्या ये हमें पता है? हाँ सर। हाँ सर। तो x2 को हमें पहले साइन में एक्सप्रेस करना है, तो इसको कैसे लिख सकते थे हम? रूट 3a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2 लिख सकते थे ना? Yes, sir. अब मैंने आपको क्या समझाया था कि दोनों जब आपको इंडिविजुअली मिल चुका है तो दोनों को आप वेक्टर्स की तरह सोचो। एक वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड a है और दूसरा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड रूट 3 है, और उन दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 90 डिग्री दिख रहा है आपको? कैन यू सी दैट? हाँ सर। ये है a, सॉरी a, एंड ये है रूट 3a, एंड इन दोनों का रिजल्टेंट ये आएगा, दिस इज AR। क्या आपको दिख रही है? तो AR हो गई रूट अंडर a स्क्वायर प्लस रूट 3a का स्क्वायर, एंड देयरफॉर दिस बिकम्स 2a। मिल गया आपको? सो 2a इज द आंसर। ये पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब ये देखो इसका इनिशियल फेज कितना है, एंगल अगर अल्फा है तो tan अल्फा कितनी लिखोगे आप? tan अल्फा इज रूट 3a डिवाइडेड बाय a, एंड दैट बिकम्स रूट 3। सो देयरफॉर अल्फा बिकम्स कितना हो गया? 60 डिग्री ना? हो गया नहीं? हाँ सर। 60 डिग्री मतलब पाई बाय 3 भी लिख सकते हो उसको रेडियंस में। सो देयरफॉर जब हम रिजल्टेंट मोशन का इक्वेशन लिखेंगे तो क्या लिखेंगे हम? 2a इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस पाई बाय 3, ये तो लिखोगे ना? Yes, sir. राइट, ये रिजल्टेंट मोशन का इक्वेशन हो गया। अब उसने सेकंड पार्ट में बोला था शॉर्टेस्ट टाइम आफ्टर विच पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम इज मैक्सिमम। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ एसएचएम मैक्सिमम होने का मतलब एक्सट्रीम एंड पे पहुंचना है नहीं है? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है, तो इस डेटा से मुझे ये पता चल रहा है इनडायरेक्टली उसने देखो एक ही चीज को घुमा के सिंपल भी पूछ सकता था कि एक्सट्रीम एंड जाने का टाइम कितना होगा, बट उसने घुमा फिरा के पूछा था कि आपको ये भी पता चले कि एसएचएम का एनर्जी पोटेंशियल सबसे ज्यादा कहाँ पे होता है। सो पार्टिकल हैज टू बी एट एक्सट्रीम एंड, ये आपको पता रहना चाहिए। और एक्सट्रीम एंड पे जाने पे उसका फेज कितना हो जाता है? पाई बाय 2 है ही नहीं है? देखो फेज जो रिक्वायर्ड है, फेज रिक्वायर्ड जो है दैट इज पाई बाय 2। अगर आप देखोगे तो पाई बाय 3 का तो ऑलरेडी फेज है ना उसके पास, t = 0 पे है ही नहीं है?
हाँ सर। है ना? हाँ सर। इक्वल टू 0 पे तो ऑलरेडी उसके पास 60 डिग्री का फेज है, तो उसको एडिशनल फेज कितना कवर करना है? 5/6 एडिशनल फेज टू बी कवर्ड 30 डिग्री है ना, हाँ सर। राइट? एंड दैट इज 30 डिग्री, एंड देयरफॉर जो रिक्वायर्ड टाइम होगा, दैट रिक्वायर्ड टाइम विल बी t/12 और नॉट होगा? हाँ सर। So this becomes 2 pi by omega and divide by 12 हो गया आंसर। समझ आई सभी को? समझ आई सभी को? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। yes sir ठीक है बेटा। टू इंडिपेंडेंट SHMs have same amplitude, time period and energy. कैपिटल E stands for energy, ठीक है? A और T तो आपको पता है, एनर्जी आपका E दे रखा है। are superimposed. It is known that the phase of one of them is, it is known that the phase of one of them is pi by 3 radians ahead of the other. Find the energy of the resultant SHM. रिजल्टेंट SHM का एनर्जी कितना है आपको ये निकालना है, ठीक है? सबसे पहले ये चीज सोचो कि हम एनर्जी की अगर बात करते हैं तो एनर्जी को हम कैसे लिखते हैं? हाफ m ओमेगा स्क्वायर a स्क्वायर, यही तो लिखते हैं ना? लिखते हैं? yes sir ये वाला टर्म जो है, ये वाला जो टर्म है, क्या ये फिक्स्ड है? yes sir है ही नहीं है। yes sir मास तो चेंज नहीं कर रहे हैं, पार्टिकल वही है जिसके ऊपर सुपर इम्पोज हो रहा है, और दोनों का टाइम पीरियड भी सेम है, तो ऑब्वियसली रिजल्टेंट SHM का भी टाइम पीरियड सेम ही रहेगा, तो वो भी चेंज नहीं कर रहे। तो बेसिकली यहाँ पे आप ये देख सकते हैं कि एनर्जी प्रोपोर्शनल टू क्या है? स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड। तो अगर आपको एम्पलीट्यूड पता चल जाए कितना फैक्टर से चेंज हुआ, तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि रिजल्टेंट एनर्जी कितना फैक्टर से चेंज हुआ, पता चल जाएगा ना, राइट? तो आपका मेन टारगेट ये फाइंड करना है कि बेसिकली एम्पलीट्यूड कितना गुना हुआ है। देखो दोनों के बीच, दोनों इंडिपेंडेंट SHM के बीच में जो फेज डिफरेंस है उसने 60 डिग्री का दे रखा है, दिया है ना? दिया है। आपको पता है ना, दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हो तो रिजल्टेंट उनका बाइसेक्टर पे होता है, राइट? yes sir दो वेक्टर अगर इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं तो रिजल्टेंट उनके बाइसेक्टर पे आएगा। तो ये है बाइसेक्टर लाइन ड्रॉ कर लिया, दैट्स इट। सो दिस इज AR नाउ, एंड ये इधर से भी 30 पे होगा, इधर से भी 30 पे होगा, तो दोनों का कंपोनेंट ले लो, तो AR becomes twice of A into cos of 30 degree, and cos 30 is √3/2, so this becomes √3A। अगर आप नोटिस करोगे तो एम्पलीट्यूड 3 टाइम्स हो गया है, तो रिजल्टेंट एनर्जी कितना गुना हो जाएगा? कितना हो जाएगा? 3 टाइम्स ऑफ E होगा ना? 3 times हाँ सर। समझ आई आपको? समझ आई है? हाँ सर। तो एनर्जी क्या एल्जेब्रिकली एडिटिव है, जैसे एक का एनर्जी E है, दूसरे का भी एनर्जी E है, तो रिजल्टेंट एनर्जी 3E हो जाएगा, सॉरी 2E हो जाएगा। क्या ये सही है या गलत है? गलत है सर। गलत है, गलत ठीक है। है। आपको क्या करना है, पहले आपको एम्पलीट्यूड वेक्टोरियली ऐड करके निकालना है, उसके बाद आपको ये पता चलना चाहिए कि एम्पलीट्यूड कितना फैक्टर से चेंज हुआ है। जितने फैक्टर से आपका एम्पलीट्यूड चेंज हुआ होगा उसका स्क्वायर करके फिर आपको एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन रिजल्टेंट मिलेगा। क्लियर है सबको? yes sir यस सर। ओके, लेट्स सी अगर आपको समझ आ रही है। ये क्वेश्चन आप ट्राई करिए, जल्दी से आंसर बताइएगा, ठीक है? लेट्स से 3 independent SHMs of same amplitude, time period and energy are superimposed it is known that the phase of second
SHM is pi by 2 radians ahead of first and pi by 4 radians behind the third. Find the energy of resultant SHM. बताओ कितना आएगा, जल्दी करो. सर 3 होगा. क्या 3 आ रहा है? सर लगता था. चेक करते हैं और थोड़ा सा टाइम दे रहा हूँ बाकी सबको. अभी अपना एक बार चेक करो. So 3 times of E. ओके, चेक करते हैं. देखते हैं, डायग्राम एक बार ड्रॉ कर लेते हैं. ये मान लेते हैं फर्स्ट वाला है, इसकी एम्पलीट्यूड ए है. सेकेंड वाला इससे पाई बाय 2 लीड कर रहा है, तो ये सेकेंड वाला हो गया. ये पाई बाय 2 लीड, एंड ये लैग कर रहा है थर्ड वाले से पाई बाय 4. ये वाली होगी पाई बाय 4, मतलब 45 डिग्री होगी. डायग्राम तो करेक्ट है ना? है या नहीं? हाँ सर. Yes, sir. अगर आप एक चीज देखोगे तो ये ए और ए जो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, इन दोनों का रिजल्टेंट कितना आएगा? √2a Root 2 है. आएगा ही नहीं? Yes, sir. आएगा. और ये इधर से 45 डिग्री पे होगा. इसका मतलब अगर आप देखोगे तो इफेक्टिवली आपके पास क्या बच रहा है? इधर पे आपका √2a है और इधर पे आपका a है, और इन दोनों का आपको रिजल्टेंट फाइंड करना है. तो इन दोनों का रिजल्टेंट तो इन दोनों के अकॉर्डिंग निकलेगा डायगोनल से. तो ये हो गया AR. अब ये AR अगर आप निकालोगे तो कितना आएगा? √(a² प्लस √2a का स्क्वायर हो जाएगा, एंड दैट बिकम्स 3a. एंड देयरफॉर अगर एम्पलीट्यूड 3 टाइम्स हो गई है, सॉरी क्या लिखा है, √3 टाइम्स हो गई है, Root 3 है. एम्पलीट्यूड 3 टाइम्स हो गई है, तो इसका मतलब रिजल्टेंट एनर्जी जब लिखेंगे तो कितना लिखेंगे? 3 टाइम्स ऑफ E लिखेंगे. 3 times. 3 टाइम्स ऑफ E इज द राइट आंसर. समझ आई सभी को? हाँ सर. क्लियर है? यस. क्लियर है ना सभी का? हाँ सर. ठीक है. तो ये 2 इंडिपेंडेंट SHMs तो हमारे लिए हो गए. ठीक है, अभी सेम डायरेक्शन वाले SHM का कॉम्पोजिशन हमने कर लिया. अब सेकंड पार्ट पे मूव कर रहे हैं. केस 2, कॉम्पोजिशन इन 2 म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन करेंगे. केस 2 इज composition in 2 mutually perpendicular direction. इस बार रिजल्टेंट मोशन SHM हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है. मैं आपको बताता हूँ, पहले लिख लेता हूँ. If 2 forces separately capable of producing SHM along 2 mutually perpendicular direction of same
एम्पलीट्यूड, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, सेम frequency about same mean position, same mean position act simultaneously. Then the resultant motion will certainly be periodic, of same frequency as independent SHMs, but this resultant motion may or may not be simple harmonic, depending upon the phase difference, between the two SHMs. अब इसको दिखाता हूँ, देखो लेट्स से मान लेते हैं कि फॉर f1 या fx लिख लेते हैं। फॉर fx जो पोजीशन अलोंग x एक्सिस वेरी कर रही है वो कुछ ऐसी है, दिस इज a1 साइन ऑफ ओमेगा t, और y एक्सिस का जो फोर्स है इसको fy लिख लेते हैं। इसकी वजह से y डायरेक्शन में जो पोजीशन वेरी कर रही है दैट इज a2 साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5, ऐसी है, ठीक है। अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो मैंने दोनों का ओमेगा सेम लिया है, पिछली बार जैसे ले रहे थे, दिख रहे हैं आपको? यस सर। हाँ ये सर। देखो, ये सेम फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ये सेम होना ही है, मैंडेटरी कंडीशन है वो। हाँ, बट दोनों का एम्पलीट्यूड अलग है और दोनों का लाइन ऑफ ऑसिलेशन म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, एक एक्स एक्सिस के अलोंग और एक वाई एक्सिस के अलोंग, और दोनों के बीच में एक फेज डिफरेंस भी ऑब्वियसली एग्जिस्ट करता है। तो इस बार तो लोकस जो है वो स्ट्रेट लाइन मैंडेटरी नहीं है ना, क्या लोकस मैंडेटरी है, स्ट्रेट लाइन ही होगा? पिछली बार जैसे एक्स एक्सिस के अलोंग पहला भी करा रहा था, दूसरा भी एक्स एक्सिस के अलोंग ही ऑसिलेट करा रहा था, तो ऑब्वियसली लाइन ऑफ ऑसिलेशन तो एक्स एक्सिस ही रहता है, नहीं है? यस सर। इस बार तो लोकस जो है वो फिक्स नहीं है, क्योंकि लोकस जो है वो इतना तो पक्का है एक्स वाई प्लेन में होगा, बट एक्स वाई प्लेन में कैसे मूव करेगा ये तो आपको पता नहीं चल रहा है। यहाँ पे क्या पता चल रहा है आपको इक्वेशन देखते ही? नो सर। नहीं पता चल रहा है। तो लोकस पहला है, हमें लोकस फाइंड आउट करना है इसका, व्हाट इज द लोकस ऑफ द पार्टिकल। लोकस फाइंड करने के लिए आपको तरीका पता है कि x को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखते हैं, y को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम लिखते हैं, फिर टाइम को एलिमिनेट करते हैं, यही करते हैं ना, यस सर। राइट? यस तो सर। इसी स्ट्रेटेजी पे हम फिक्स करते हैं अपने आप को, ठीक है। सो फॉर लोकस अभी जो मैं काम कर रहा हूँ ये लोकस के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि पहला काम मेरा यही है कि पहले ये लोकस तो फाइंड कर लूँ कि क्या है। तो इसके लिए मैंने क्या किया, पहले y को ब्रेक किया है, y बाई a2 को देखो मैं ब्रेक कर रहा हूँ, जिसको लिख रहा हूँ साइन ऑफ ओमेगा t cos ऑफ फाई एंड प्लस cos ऑफ ओमेगा t साइन ऑफ फाई, लिख सकते हैं सर? यस सर। ठीक है। हाँ सर। साइन ओमेगा टी की वैल्यू कितनी है, x बाई a1 है ना, यस सर। यस। तो उसको यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, ठीक है। तो मैं इसको ऐसे लिख रहा हूँ y बाई a2 माइनस ऑफ x बाई a1 cos फाई एंड दैट इज इक्वल टू रूट अंडर 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर कॉस ओमेगा टू को लिख रहे हैं 1 माइनस ऑफ साइन स्क्वायर ओमेगा टी का रूट, ठीक है, एंड साइन स्क्वायर ओमेगा टी इज x बाई a1 इसका स्क्वायर इनटू साइन फाई। क्या आपको बात समझ आई है? ये सब्स्टिट्यूशन समझ आया? बस साइन ओमेगा टी की वैल्यू को मैंने x बाई a1 यूज किया है, ठीक है। यस सर। अब दोनों तरफ स्क्वायर कर लेते हैं। जैसे ही स्क्वायर करोगे देखो क्या आएगा आपके पास, y बाई a2 का स्क्वायर प्लस x बाई a1 का स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर फाई माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ x बाई a1 इंटू y बाई a2 इंटू कॉस ऑफ फाई दैट इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाई माइनस ऑफ x बाई a1 का स्क्वायर इंटू साइन स्क्वायर फाई। करेक्ट है ना? देखो चेक कर लो एक बार, ठीक है ना? यस सर। ठीक है। देखो तो कोई पेयर अप कर रहा है क्या? ये एक्सप्रेशन देखो और ये एक्सप्रेशन देखो, ये पेयर अप कर रहे हैं क्या? यस सर।
लेफ्ट हैंड साइड में लेके आ जाओ, साइन स्क्वायर फाइव वाला टर्म को लेफ्ट हैंड साइड में लेके चले जाओ, देखो आपको दिखेगा यहाँ पे। सो व्हाट यू गेटिंग इज x बाई a1 का स्क्वायर प्लस y बाई a2 का स्क्वायर माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ x बाई a1 y बाई a2 cos phi इज इक्वल टू साइन स्क्वायर फाइव। दिख रही है आपको? डिड एवरीबडी सी? हाँ सर। देखो टाइम एलिमिनेट हो गया, दिख रहा है आपको? टाइम एलिमिनेट हो गया ना। Yes, sir. ये जो इक्वेशन हमने निकाला है, दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। दिस इज स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ एन एलिप्स। ये आप नहीं जानते, आपने जो एलिप्स पढ़ रखा है उसके जो मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस होते हैं वो कोऑर्डिनेट एक्सिस के पैरेलल होते हैं। आपको याद है एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल टू 1 लिखते थे, याद है? Yes, sir. Yes, sir. हाँ तो सर। उसमें जो कोऑर्डिनेट एक्सिस होते हैं उसके पैरेलल आपके मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस होते हैं। बट इन जनरल जो एलिप्स है जरूरी तो नहीं है कि उसका कोऑर्डिनेट एक्सिस जो है वो पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा, मेजर एक्सिस या माइनर एक्सिस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस होगा। आपको ये एलिप्स पढ़ने की जरूरत नहीं है, बस इतना याद रखिए कि ये एलिप्स का इक्वेशन है जिसमें उसके मेजर और माइनर एक्सिस बेसिकली इंक्लाइंड होते हैं। अब ये कैसा दिखेगा? बेसिकली दिखेगा कुछ ऐसा, जैसे इमेजिन करो कि अगर मैं इसको ऐसा दिखाने की कोशिश करूं, यहाँ पे ये देखो, ये एक एलिप्स हमने ड्रॉ कर रखा है और ये इसका मेजर एक्सिस बना लेते हैं। इसकी जरूरत नहीं है, इसको इस एक्सिस को हटा देते हैं, बस कोऑर्डिनेट एक्सिस ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखो, दिख रही है आपको एलिप्स? देखो इसमें अगर आप एक चीज नोटिस करोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट का जो मैक्सिमम वैल्यू है और मिनिमम वैल्यू है वो कहां से कहां के बीच में होना चाहिए? प्लस a1 से माइनस a1 होना चाहिए, नहीं? क्योंकि x की वैल्यू याद है आपको क्या थी? a1 साइन ओमेगा टी थी, है ना? Yes, sir. ठीक है। सिमिलर तरीके से y डायरेक्शन में भी अगर आपसे कोई पूछे कि y डायरेक्शन में बताओ क्या है मैक्सिमम और मिनिमम, तो y डायरेक्शन में मैक्सिमम कितना है? कितना? प्लस a2 Plus A. प्लस A2 से माइनस a2, दैट्स इट। तो ये जो पिंक कलर का जो बॉक्स दिख रहा है ना आपको, पिंक कलर का जो बॉक्स दिख रहा है, ये बेसिकली रीजन बाउंड्री है जिसको वो क्रॉस नहीं कर सकता है। एलिप्स का जो बाउंड्री आपको रखना है वो उसके बीच में ही रखना है, उससे एक्सीड नहीं कर सकते, क्योंकि जो मैक्सिमम एक्स कोऑर्डिनेट है मैक्सिमम वाई कोऑर्डिनेट है वो तो इंडिविजुअल एसएचएम से ही डिसाइड हो रहा है। हाँ, इसके बीच में वो पार्टिकल जो है वो आपका ऑसिलेट कर रहा है। अब पार्टिकल अगर ऐसे ऑसिलेट कर रहा है, सोचो इस प्लेन में गोल गोल चक्कर काट रहा है, तो क्या हम इसको सिंपल हार्मोनिक मोशन बोल सकते हैं क्या? आपको याद है मैंने आपको पीरियोडिक मोशन और सिंपल हार्मोनिक और ऑसिलेटरी के बीच में डिफरेंस बताया था, याद है? Yes, sir. तो इसको हम, ये जो गोल गोल चक्कर काट रहा है मतलब ये एलिप्टिकल पाथ में, इसको तो हम ये कह सकते हैं ना कि ये पीरियोडिक है, बट क्या इसको सिंपल हार्मोनिक बोल सकते हैं? No, sir. नहीं, तो ये सिंपल हार्मोनिक नहीं होगा। तो ये पक्का है ये पीरियोडिक है, बट ये सिंपल हार्मोनिक सर्टेनली नहीं है। बट हाँ, अब इसके स्पेशल केसेस कुछ अगर कंसिडर करें तो देखते हैं कि क्या क्या ये सिंपल हार्मोनिक में कन्वर्ट हो सकता है या नहीं हो सकता है। ये जो इक्वेशन मैंने डिराइव कर रखा है, लास्ट का जो लाइन है जो बॉक्स में बंद है, वो रिजल्ट आपको याद रखना है कि अगर दो इंडिपेंडेंट एसएचएम्स हैं, एक एक्स एक्सिस के अलोंग एक वाई एक्सिस के अलोंग, और उन दोनों के बीच का अगर फेज डिफरेंस 5 दे रखा है,
तो रिजल्टेंट मोशन का जो इक्वेशन होगा वो इसी तरह का होगा, x by a1 का स्क्वायर प्लस y by a2 का स्क्वायर माइनस 2x by a1 y by a2 into cos of phi इक्वल टू sin square phi। ये रिजल्ट आपको बाय हार्ट याद होना चाहिए, क्योंकि अब जो भी स्पेशल केसेस में दूंगा मैं बस इसके ऊपर वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते जाऊंगा और उसके बाद फिर देखो कंक्लूजन ड्रॉ करते जाएंगे। ठीक है, तो इसके स्पेशल केसेस पे मूव करते हैं। स्पेशल केसेस आर, पहला वाला केस हम ये चूज कर रहे हैं कि फाई की वैल्यू को 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री, दोनों में से कोई भी एक चूज कर लो। अगर फाई की वैल्यू आपने 0 डिग्री चूज किया या 180 डिग्री चूज किया तो साइन स्क्वायर फाई 0 हो जाएगा या नहीं? Yes, sir. और cos फाई की वैल्यू क्या होगी? या तो +1 या तो -1। Yes, sir. देखो तो लेफ्ट हैंड साइड एक परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है क्या दोनों केस में? LHS परफेक्ट स्क्वायर बन रहा है या नहीं बन रहा है? Yes, sir. हाँ सर। दिख रही है? एक केस में बनेगा x by a1 माइनस ऑफ y by a2 का स्क्वायर, है ना? Yes, sir. एंड दूसरे केस में बन रहा है x by a1 प्लस y by a2 का होल स्क्वायर। Plus one. तो इसमें 0 डिग्री के लिए जो इक्वेशन बन रही है आपकी वो ये बन रही है x by a1 माइनस ऑफ y by a2 एंड इसका होल स्क्वायर इक्वल टू 0। एंड 180 डिग्री के लिए जो इक्वेशन बन रही है वो बन रही है x by a2 प्लस x by a1 प्लस y by a2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो इससे इक्वेशन को अगर सिंप्लीफाई करें तो ये आ रही है y इज इक्वल टू a2 by a1 इंटू एक्स, और यहां से जो इक्वेशन आ रही है y इज इक्वल टू a2 by a1 विथ अ नेगेटिव साइन इंटू एक्स। दोनों ही इक्वेशन अगर देखोगे तो लीनियर इक्वेशन है या नहीं है? Yes, sir. इसका मतलब जो लोकस है वो क्या है? स्ट्रेट लाइन हो गया ना। Yes, sir. और अगर स्ट्रेट लाइन आ गया है तो पक्का है कि अब एसएचएम में कन्वर्ट हो जाएगा, होगा ही नहीं? होगा, क्योंकि ऑलरेडी आपको ये पता है कि दोनों के सिंपल हार्मोनिक इक्वेशंस थे इंडिविजुअली एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलावा। तो अगर मैं इसमें अब मोशन को दिखाने की कोशिश करूं तो कैसा होगा? देखो, ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस। पहले वो बाउंड्री वाला बॉक्स बना लेते। ये देखो देखो इसका ये जो ब्लैक कलर से मैंने ड्रॉ कर रखा है ये उसका लाइन ऑफ ऑसिलेशन है। दिस कैन बी कॉल्ड एज द लाइन ऑफ ऑसिलेशन, कह सकते हैं ना? कह सकते हैं, ठीक है। Yes, sir. अब इसी में अगर आप देखोगे तो ये पार्टिकल जो है इस पर्टिकुलर लाइन के अलोंग ऐसे आगे पीछे ऑसिलेट कर रहा है। इस बार इसकी जो पोजीशन है जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के अलोंग वेरी नहीं कर रही है, ये अलोंग दिस लाइन वेरी कर रही है। और इसको हम ये कह सकते हैं ना, इसकी पोजीशन वेक्टर यूज कर सकते हैं। इस बार इसको अगर मैं r एज अ फंक्शन ऑफ t बोलूं तो ये r एज अ फंक्शन ऑफ t लिखने के लिए क्या ऐसा लिख सकते हैं? दिस इज रूट अंडर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लिख सकते हैं क्या? लिख सकते हैं नहीं? Yes, sir. देखो आपको x की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ t एंड y की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ t पता थी या नहीं पता थी? Yes, sir. x की वैल्यू क्या थी? a sin ओमेगा t। एंड y की वैल्यू कितनी थी? ये भी a sin ओमेगा t। क्यों? क्योंकि फाई की वैल्यू हमने इसमें 0 चूज की थी ना? Yes, की थी sir. नहीं की Yes. थी? तो इक्वेशन किस में कन्वर्ट हो गया? आप बताओ मुझे। दिस इज रूट अंडर a1 का स्क्वायर प्लस a2 का स्क्वायर एंड इनटू साइन ऑफ ओमेगा t, इसी में तो कन्वर्ट हो गया। इसका मतलब ये जो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर जो दिख रहा है ये क्या है? रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है या नहीं है? है नहीं है? देखो तो डायग्राम से भी क्या वो प्रूव हो रहा है? डायग्राम से देखो, क्या ये वाली लाइन का लेंथ क्या आपको दिख रहा है? रूट अंडर a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर है, दिख रहा है? Yes, sir. ये देखो ये a1 था और ये देखो a2 था, याद है आपको? है ना? क्लियर है? हाँ। सेम चीज आपका इधर भी होगा नेगेटिव वाला स्लोप के लिए भी, बस उसमें इंक्लिनेशन जो आपको दिखाना है वो क्या करना है? ऑब्ट्यूज एंगल पे दिखाना है ना, क्योंकि स्लोप नेगेटिव है। हाँ सर। ठीक है, तो उसका आप खुद से ड्रॉ कर लेना। बस ऐसे ही बॉक्स बनेगा, बस यहाँ पे डायगोनल जो होगा वो आप उल्टा ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये जो पहला डायगोनल मैंने ड्रॉ किया है इसका जो कॉम्प्लीमेंट्री दूसरा डायगोनल है बस वो वाला ड्रॉ करना है आपको। ठीक है,
क्लियर है? हाँ सर, हाँ सर, ठीक है, तो इस केस में आपको क्या पता चल रहा है कि इस केस में आपका मोशन जो होगा वो क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक होगा। ठीक है ना? सो अगर दोनों SHM जो है म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो रहे हैं और दोनों के बीच का फेज डिफरेंस 0 डिग्री या 180 डिग्री है, तो इस केस में आपका मोशन क्या होगा, सिंपल हार्मोनिक होगा। तो लीनियर इक्वेशन, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं हेंस सिंपल हार्मोनिक होगा। लीनियर इक्वेशन हेंस सिंपल हार्मोनिक मोशन होगा, SHM होगा। अब हम इस स्पेशल केस में दूसरे केस पे चलते हैं। स्पेशल केस में हमने एक फाई इक्वल टू 0 डिग्री या 180 डिग्री ऑलरेडी कंसिडर कर लिया है। इस बार फाई इक्वल टू 90 डिग्री कंसिडर करेंगे। ये सेकंड केस है हमारा। सेकंड केस इज फाई इक्वल टू 90 डिग्री एंड A1 इज नॉट इक्वल टू A2। A1 A2 सेम नहीं होगा। ठीक है, ओके। इस इक्वेशन में आप फाई की वैल्यू को 90 डाल दो, तो कॉस फाई कितना हो गया, 0 हुआ, Yes, sir. और साइन फाई कितना हो गया, Sin for 1. 1। तो इक्वेशन क्या बन रहा है, Standard form ellipse. एकदम परफेक्ट एलिप्स, जो हम जानते हैं ना, जिसका कोऑर्डिनेट एक्सिस आपका पैरेलल टू कोऑर्डिनेट, मतलब जिसका मेजर और माइनर एक्सिस पैरेलल टू कोऑर्डिनेट एक्सिस है। क्योंकि इक्वेशन क्या बन रहा है, एक्स स्क्वायर बाई A1 स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई A2 स्क्वायर इक्वल टू 1। आ रहा है नहीं? Yes, sir. Yes, sir. तो इसकी इक्वेशन से हमें पता चल रहा है कि ये वाली कंडीशन को यूज करके हमें पता चल रहा है कि एक्स स्क्वायर बाई A1 का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई A2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सो देयरफॉर एलिप्टिकल पाथ है, एलिप्टिकल पाथ, एंड हेंस पीरियोडिक तो कह सकते हैं इसको, बट क्या SHM बोल सकते हैं? No, sir. नहीं सर, हेंस पीरियोडिक बट नॉट SHM। SHM नहीं बोलेंगे इस पर। ओके, एक और क्वेश्चन इसमें ये पूछ सकते हैं, मतलब जैसे चलो ठीक है, आपने ये तो बता दिया कि ये मोशन जो होगा ये पीरियोडिक होगा, एलिप्टिकल होगा, आपने ये भी बता दिया। एक और चीज आपसे जो अच्छी चीज इसमें ये पूछ सकते हैं कि बताओ अगर ये पीरियोडिक मोशन कर रहा है तो इस पीरियोडिक मोशन का जो सेंस ऑफ रोटेशन है वो क्या है? क्योंकि इलेप्टिकल पाथ में तो चक्कर काट रहा है, आपको ऑलरेडी पता है, बट इस इलेप्टिकल पाथ में इसका सेंस ऑफ रेवोल्यूशन क्या है? जैसे क्लॉकवाइज मूव कर रहा है या एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, ये आपको बताना है। तो कैसे प्रेडिक्ट करेंगे ये? इसको प्रेडिक्ट करने के लिए आपको बस t इक्वल टू 0 पे लोकेशन मार्क करना है। ठीक है, ये मैं जो आपको बता रहा हूँ ये सिर्फ डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ या सेंस ऑफ रेवोल्यूशन को प्रेडिक्ट करने के लिए, फॉर प्रेडिक्टिंग सेंस ऑफ रेवोल्यूशन। आप क्या करो, पार्टिकल की लोकेशन t इक्वल टू 0 पे मार्क करो। ठीक है, एट t इक्वल टू 0 x की वैल्यू कितनी होगी, a sin ओमेगा t में t इक्वल टू 0 डाल दो तो x इक्वल टू 0 आ रहा है, एंड y की वैल्यू अगर आप लिखोगे तो y की वैल्यू थी a sin ओमेगा t प्लस पाई बाई 2। तो यहाँ पे लिखोगे तो क्या लिखोगे आप, a2 sin ऑफ पाई बाई 2 विच बिकम्स a2। करेक्ट है ना? करेक्ट है? हाँ सर, ठीक है, तो अगर मैं कोऑर्डिनेट एक्सिस बनाता, ये देखो ये कोऑर्डिनेट एक्सिस, इधर x एक्सिस इधर y एक्सिस, तो पार्टिकल t इक्वल टू 0 पे देखो तो यहाँ लोकेटेड है क्या, दिख रहा है? हाँ सर, और ये देखो ये उसका एम्पलीट्यूड A2 है, तो y डायरेक्शन में एक्सट्रीम एंड पे है। एक्सट्रीम एंड पे होने का मतलब उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0 है ना, 0. Yes, sir. राइट? और जो x एक्सिस के अलॉन्ग उसका मोशन है, इनिशियल फेज 0 है, तो इसका मतलब क्या है, वो पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड की तरफ जाएगा ना, होगा नहीं होगा? तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या आपको पता चल गया कि इस तरफ है? पता चला ही नहीं पता चला? वेलोसिटी चला along सर। x axis is positive and velocity along y axis is 0, यही तो पता चला ना आपको? हाँ सर, तो देखो आपको ये डायरेक्शन दिखा दिया, जैसे ये पता चल गया तो सेंस ऑफ रोटेशन नहीं पता चल गया आपको, ये क्या होगा, क्लॉकवाइज। पता चला आपको? हाँ सर। क्लियर है? यस क्लियर सर। है? सर हाँ, सर ये सेंस ऑफ रेवोल्यूशन कौन से केस के लिए हो रहा है? कौन से केस के लिए, मतलब ये यही वाला केस, ये जो 90 डिग्री वाला? क्या क्या? हाँ 90 डिग्री वाला, अच्छा ठीक है सर। इसी को कवर करते हैं। ओके, अभी तीसरे केस पे जाते हैं। फाई इक्वल टू पाई बाई 2 और इस बार a1 इज इक्वल टू a2।
ऐसा एलिप्स जिसका मेजर और माइनर एक्सिस इक्वल हो उसको क्या बोलते हैं? सर्कल। सर्कल। तो x square plus y square equal to a square आ रही है, so therefore circular path. क्या SHM है ये? नो सर। Hence periodic तो कह सकते हैं, यस periodic सर। but not SHM. ठीक है, इसका तो डायग्राम एकदम सिंपल है, सर्कल बस ड्रॉ करना है, इसमें कुछ मेहनत नहीं है. ये x एक्सिस, ये y एक्सिस और ये आपका सर्कल ड्रॉ हो गया, बस इट. इसमें भी सेंस ऑफ रेवोल्यूशन बिल्कुल वैसे ही तरीके से आप निकालेंगे, तो ये क्लॉकवाइज रोटेशन स्टार्ट करेगा. ठीक है ना? हाँ सर। ठीक है, तो ये हमारा कॉम्पोजिशन को कवर अप करता है. ठीक है, कॉम्पोजिशन जो दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन का था वो भी हमने कवर अप कर लिया है. अब हमारा आगे बढ़ते हैं. अब हमारे इस चैप्टर में दो टॉपिक बच गए, एक है डैम्प्ड एसएचएम और एक है फोर्स्ड ऑसिलेशन. डैम्प्ड एसएचएम और फोर्स्ड ऑसिलेशन में मेजरली आपको इंफॉर्मेटिव चीजें ज्यादा याद रखनी है. इसमें समझने का चीज कम है थोड़ा, बट ज्यादा चीज इंफॉर्मेटिव होगा. वो क्यों है वो मैं आपको आगे बताऊंगा. पहला चीज, डैम्प्ड एसएचएम में डैम्पिंग वर्ड नाम से ही आपको पता चलना चाहिए कि यहाँ पे एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन जो है वो घटता चला जाएगा. मतलब कोई ना कोई एक ऐसा फोर्स होगा जो एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन को घटाता चला जाएगा. और एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन घटाने का मतलब है बेसिकली कोई ना कोई डिसिपेटिव फोर्सेस हैं, जैसे फ्रिक्शन है. ये बिल्कुल प्रैक्टिकल केस ऑफ ऑसिलेशन ही है. जैसे अगर हम पेंडुलम बॉब को अगर हम एक एंड पे स्विंग करके छोड़ दे मैं कह रहा हूँ, तो इसका मतलब है कि वो एक एक्सट्रीम एंड पे जितना दूर पे हमने छोड़ा है, क्या दूसरे एक्सट्रीम जाते वक्त क्या उतना ही दूर जाता है प्रैक्टिकली, या थोड़ा कम जाता है? सर थोड़ा कम। थोड़ा जाता है कम. सर। फिर उस दूसरे एक्सट्रीम एंड से जब फिर तीसरी बार जब आई मीन नेक्स्ट टाइम जब दूसरे वापस से प्रीवियस एक्सट्रीम एंड की तरफ जाएगा तो थोड़ा और कम जाएगा. फिर वापस से Yes, उधर जाएगा तो थोड़ा और कम जाएगा. तो इस तरह से कॉन्जिक्यूटिवली वो थोड़ा करके उसकी एम्पलीट्यूड क्या होती है, घटती चली जाती है ना, है ही नहीं है. और फाइनली जो ऑब्जेक्ट है वो ऑसिलेट करना बंद कर जाता है. तो डैम्प्ड एसएचएम बेसिकली ये वाला केस को ही कवर करता है. तो ये प्रैक्टिकल केस ऑफ ऑसिलेशन है जिसमें एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन लगातार घटती चली जाती है. तो इसमें रिस्टोरिंग फोर्स तो लगेगा ही, क्योंकि एसएचएम हो रहा है मतलब रिस्टोरिंग फोर्स होना ही चाहिए. तो एसएचएम करवाने के लिए रिस्टोरिंग फोर्स रिस्पॉन्सिबल है. बट रिस्टोरिंग फोर्स के साथ साथ एक डैम्पिंग फोर्स भी वहां पे एक्ट करती है. और डैम्पिंग फोर्स बिल्कुल फ्लूइड फ्रिक्शन की तरह होता है. फ्लूइड फ्रिक्शन में याद है, ये फ्लूइड फ्रिक्शन जैसे प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होती थी एंड हमेशा ऑपोजिट टू वेलोसिटी होती थी. याद है 6 पाई ईटा आरवी वाला फॉर्मूला, याद है स्टोक्स लॉ में, याद है? हाँ सर। तो बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे भी आपका एक विस्कस फोर्स हम कंसिडर करेंगे. मतलब विस्कस फोर्स मतलब डैम्पिंग फोर्स यहाँ कंसिडर करेंगे, और वो डैम्पिंग फोर्स आपका प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी कंसिडर करेंगे. बट ये हमेशा ऑपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ मोशन होगा. मतलब वेलोसिटी के हमेशा ऑपोजिट. मतलब अगर वेलोसिटी राइट की तरफ होगा तो ये फोर्स लेफ्ट की तरफ लगेगा, अगर वेलोसिटी लेफ्ट की तरफ होगा तो फोर्स राइट की तरफ लगेगा. तो कोई भी ऐसा फोर्स जो हमेशा डायरेक्शन ऑफ मोशन को अपोज कर रहा है, तो इससे तो वेलोसिटी घटती ही चली जाएगी, ये तो पक्का है. समझ आ रही है? तो एनर्जी ड्रॉ आउट करेगा. तो यही बेसिकली एनर्जी को घटाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है. क्या बात समझ आई आपको? यस सर। यस सर। ठीक है, अब मैथमेटिक्स पे आएंगे इसके ऊपर, तो इसको देख लो आप. इट्स अ प्रैक्टिकल केस ऑफ ऑसिलेशंस where apart from the restoring force, a damping force also acts on the object, which continuously draws out the energy of oscillation, due to which the amplitude goes on decreasing gradually, and finally the object stops oscillating.
the damping force is always proportional to magnitude of instantaneous velocity of object and acts opposite to velocity. So यहाँ पे आप ये लिख सकते हैं, so therefore अगर डैम्पिंग फोर्स की हम बात करें तो डैम्पिंग फोर्स प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी होगी एंड एक नेगेटिव के साथ लिखेंगे. ये नेगेटिव इंडिकेट्स डायरेक्शन को, इंडिकेट्स फोर्स ऑपोजिट टू वेलोसिटी. एंड देयरफॉर जब हम डैम्पिंग फोर्स की मैग्नीट्यूड आई मीन वैल्यू लिखेंगे तो नेगेटिव कांस्टेंट इनटू v लिखेंगे. ये जो b है इसको डैम्पिंग कांस्टेंट कहते हैं. दिस इज डैम्पिंग कांस्टेंट. ठीक है. तो अब अगर मैं नेट फोर्स की बात करूं ऑब्जेक्ट पे, तो नेट फोर्स में दो पार्ट होंगे. एक आपका रिस्टोरिंग फोर्स तो ऐड करेगा ही, जो आपका एसएचएम करवा रहा है, और दूसरा साथ साथ में एक डैम्पिंग फोर्स भी ऐड करेगा. जो नेट फोर्स होता है उसको हम मास इनटू एक्सेलरेशन लिखते हैं. जो रिस्टोरिंग फोर्स होता है उसको माइनस ऑफ kx और डैम्पिंग फोर्स को माइनस ऑफ bv. ये लिखते हैं ना, लिखते हैं. यस सर. अगर इस पूरे इक्वेशन को हम अगर x के टर्म्स में लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं ना, देखो, तो माइनस ऑफ kx माइनस ऑफ b इंटू dx बाई dt इज इक्वल टू m इंटू d2x बाई dt2. लिख सकते हैं क्या? यस सर. है ना. हाँ सर. ये जो है इसको कहते हैं, दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ डैम्प्ड एसएचएम कहते हैं इसको. मतलब ये इक्वेशन ऐसा लिख के दे देंगे और तुम्हें बोलेंगे कि बताओ ये मोशन किस तरह के मतलब ये इक्वेशन किस तरह के मोशन को रिप्रेजेंट कर रहा है. तो आपको बस देख के आइडेंटिफाई करना है. पहला चीज माइनस kx लिखा है. अब माइनस kx लिखने का मतलब ये रिस्टोरिंग फोर्स है. फिर दूसरा लिखा माइनस बी इंटू dx बाई dt मतलब वेलोसिटी, माइनस bv मतलब कि वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में एक फोर्स लगता हुआ, मतलब ये डैम्पिंग फोर्स है. और राइट हैंड साइड में मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा है, क्योंकि d2x बाई dt2 तो एक्सेलरेशन ही होगा, तो मास इंटू एक्सेलरेशन लिखा है. मतलब नेट फोर्स में दो फोर्स है, एक रिस्टोरिंग फोर्स, एक डैम्पिंग फोर्स, एंड दैट इज कॉजिंग द नेट एक्सेलरेशन व्हिच इज m इंटू a लिखा है आपने. तो ये बेसिकली डैम्प्ड एसएचएम का इक्वेशन हो गया. क्या आपको बात समझ आ रही है? क्या आपको बात समझ आ रही है? ठीक है. अभी ये जो डैम्प्ड एसएचएम का इक्वेशन है, ये सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है. इसको हमें सॉल्व करना नहीं आता है. हमारा जो लिमिटेड मैथमेटिकल नॉलेज है उसके अकॉर्डिंग हम इसको सॉल्व नहीं कर सकते. ठीक है. हमें सीखना भी नहीं है इस पार्ट को कि ये कैसे सॉल्व करते हैं. बट जिसको सॉल्व करना आता है, जिसके पास मैथमेटिकल टूल्स का नॉलेज है वहां तक का, तो उन्होंने ये सॉल्व करके रखा है और ये सॉल्व करके हमें दे दिया उन्होंने. तो हमें बस उसका एंड रिजल्ट जो है वो याद रखना है कि मतलब इसको सॉल्व करने के बाद वैल्यू क्या आती है वो याद रखनी है आपको. तो मैं वहां पे जस्ट ये लिख दे रहा हूँ, आफ्टर सॉल्विंग वी गेट. ठीक है. आफ्टर सॉल्विंग वी गेट, कैसे सॉल्व किया ये नहीं लिख रहा हूं क्योंकि वो हमें नहीं आता है. वी गेट x की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम. दिस बिकम्स a के सबस्क्रिप्ट में t लिख रहा हूं क्योंकि एम्पलीट्यूड टाइम का फंक्शन होगा इस बार, क्योंकि एम्पलीट्यूड डिक्रीज करता चला जाएगा. एम्पलीट्यूड इनटू साइन ऑफ ओमेगा t प्लस 5 उसके इनिशियल फेज को इंडिकेट करेगा, वो सेम ही है. बट यहाँ पे आपको क्या चीज ध्यान रखनी है, वेयर ये इक्वेशंस की वैल्यू याद रखनी है. वेयर at जो हमने लिखा है, दिस इज एम्पलीट्यूड एट अ टाइम t, दिस इज a नॉट e टू द पावर माइनस ऑफ bt बाई 2m. ये वैल्यू आपको याद रखनी है. at इंडिकेट कर रहा है एम्पलीट्यूड एट अ टाइम t आफ्टर द SHM स्टार्ट्स, और a नॉट ऑब्वियसली इनिशियल एम्पलीट्यूड है. दिस इज एम्पलीट्यूड at time t and this a naught is initial amplitude. आपको दिख रही है एम्पलीट्यूड एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है, दिख रही है? हाँ सर. आपको याद है, ये मैंने आपको थर्मल प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में एक अच्छी चीज सिखाई थी कि कोई भी चीज अगर एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करती है टाइम के साथ, तो सक्सेसिव इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम में उसका जो फ्रैक्शनल चेंज आता है वो सेम आता है. आपको याद है? याद है आपको? नहीं याद है? हाँ सर. न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग में ये चीज समझाई थी आपको.
डेल्टा हाँ, टी इज इक्वल टू डेल्टा टी आई इंटू ई टू द पावर माइनस एक कांस्टेंट इंटू टी था, याद नहीं है आपको? चलो अब याद नहीं है तो क्या करोगे? याद रखो क्या। सो ये हो गई आपकी एम्पलीट्यूड की वैल्यू, और ओमेगा की जो वैल्यू है वो भी ध्यान रखनी है आपको। एंड ये जो ओमेगा आता है, दिस ओमेगा कम्स आउट टू बी रूट अंडर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ बी बाई 2m एंड इसका होल स्क्वायर है। दिस इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड एसएचएम, एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ डैम्प्ड एसएचएम। और ये जो ओमेगा नॉट लिखा है मैंने, दिस इज रूट अंडर k/m, ये है नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड एसएचएम। मतलब अगर डैम्पिंग नहीं होती तब उस केस में हम एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या लिखते थे? रूट अंडर k/m लिखते थे या नहीं? हाँ सर। है ना? तो यही इंडिकेट कर रहा है। अच्छा, एक चीज आप ध्यान रखना यहाँ पे कि हम जब भी फ्रीक्वेंसी वर्ड यूज करते हैं ना, तो ये इंटरचेंजेबली हम एफ के लिए भी यूज करते हैं और ओमेगा के लिए भी यूज करते हैं। मतलब कई बार हम एफ मीन कर रहे होंगे, कई बार ओमेगा मीन कर रहे होंगे। आपको कैसे पता चलता है कि कौन सा यूज किया जा रहा है? यूनिट देख के। अगर यूनिट की वैल्यू उसने रेडियंस पर सेकंड में दी है, इसका मतलब पक्का है ओमेगा दिया है। और अगर यूनिट की वैल्यू उसने हर्ट्ज में दी है तो पक्का है आपको एफ दिया है नहीं है? समझ आ रही है आपको? हाँ सर। तो फ्रीक्वेंसी वर्ड जो है, ये ध्यान रखना, मैं कई बार फ्रीक्वेंसी बोलूंगा तो ये क्या बोल रहा हूं ये आपको खुद से सोचना है। जैसे यहाँ पे सेकंड वाले में देखो, ओमेगा नॉट रूट अंडर k/m है, ये तो पक्का है, एफ नहीं है, ये तो ओमेगा है ना? है ना? हाँ सर। देखो मैंने लिखा क्या है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड एसएचएम। ये मतलब स्ट्रिक्टली अगर बोलूं तो नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड एसएचएम लिखना चाहिए था मुझे, नेचुरल एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड एसएचएम। बट नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड एसएचएम बोल रहा हूं तो भी अंडरस्टूड ही है। क्यों? क्योंकि रूट अंडर k/m लिखा है तो ये ऑब्वियस है एंगुलर फ्रीक्वेंसी है। समझ आ रही है आपको? यस सर। हाँ सर। ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना इसमें। आप कंफ्यूज नहीं करना और बहस नहीं करना कि सर यहाँ पे एंगुलर फ्रीक्वेंसी था तो आपने सिर्फ फ्रीक्वेंसी क्यों लिखा। ये कन्वेंशन है, ये मतलब जो भी करेगा वो समझ जाएगा कि ये लिखा हुआ क्या है। फिजिक्स का स्टूडेंट होना चाहिए ऑब्वियसली, या फिजिक्स का टीचर होना चाहिए ऑब्वियसली, तो उसको समझ आ जाएगी कि क्या लिखी गई है। चलो, तो ये भी आपको पता चल गया। अब अगर बोले कि एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन की अगर हम बात करें, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन। अच्छा, एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन करने से पहले एक और चीज, अगर मान लो कि ये जो मतलब ये जो डैम्पिंग कांस्टेंट है, अगर डैम्पिंग कांस्टेंट को अगर हम बोले बहुत छोटा है, तो डैम्पिंग कांस्टेंट बहुत छोटा होने से ये जो b/2m का टर्म है इसको आप नेग्लेक्ट करोगे ओमेगा नॉट के टर्म्स में, तो क्या ओमेगा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओमेगा नॉट हो जाएगा क्या? यस सर। तो हम ये कह सकते हैं कि ओमेगा की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओमेगा नॉट होगा। दिस विल बी फॉर स्मॉल डैम्पिंग। अगर डैम्पिंग छोटी है तब आप ये कह सकते हैं। ठीक है। अच्छा, अगर एनर्जी ऑफ एसएचएम की बात करें, एनर्जी ऑफ एसएचएम, इसको E लिख रहे हैं और सब्सक्रिप्ट में T लिखा दे रहे हैं, तो इसको लिख सकते हो आप हाफ m ओमेगा स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर, और इसको लिखोगे तो लिखोगे हाफ m इंटू ओमेगा स्क्वायर इंटू ये AT है, तो यहाँ लिखोगे तो a नॉट स्क्वायर एंड e टू द पावर माइनस ऑफ BT/2m का स्क्वायर, तो BT/m हो जाएगा। 2 का स्क्वायर तो आपका डिनोमिनेटर में 2 था, उसका स्क्वायर तो आपका नीचे का 2 हट जाएगा। तो अगर आप देखोगे तो दिस बिकम्स इनिशियल एनर्जी E नॉट एंड e टू द पावर माइनस ऑफ BT/m आ रही है। तो एनर्जी भी अगर आप देखोगे तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है टाइम के साथ, एम्पलीट्यूड भी एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रही है, तो ऑब्वियसली आपका एनर्जी ऑफ ऑसिलेशन जो है वो भी आपका एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगा टाइम के साथ। ठीक है, तो इससे आपको ये पता चल गया कि बोथ एम्पलीट्यूड एंड एनर्जी ऑफ एसएचएम डिक्रीज एक्सपोनेंशियली विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा, एक और चीज देखो आप यहाँ पे, ये जो ओमेगा की वैल्यू है वो ओमेगा नॉट के कंपैरिजन में अगर आप देखोगे तो थोड़ा कम है या नहीं है? ओमेगा की वैल्यू विथ रिस्पेक्ट टू ओमेगा नॉट कम है या नहीं है? हाँ सर। हाँ सर, कम है। इसका मतलब टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन विथ रिस्पेक्ट टू अनडैम्प्ड एसएचएम क्या होगा? ज्यादा आएगा ना? है नहीं है? यस सर। यस सर। बट ये टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी नहीं देखो, क्योंकि इसमें कहीं पे भी टाइम इन्वॉल्व नहीं है।
इसका मतलब पहला ऑसिलेशन में उसको जितना टाइम लगेगा दूसरा ऑसिलेशन में भी सेम टाइम लगेगा। एम्पलीट्यूड घटती जा रही है बट उसका जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन है वो आपका फिक्स्ड है। पहला ऑसिलेशन में उसको जितना टाइम लगेगा दूसरे ऑसिलेशन में भी सेम टाइम ही लगेगा। क्या आपको ये बात समझ आ रही है? समझ आ रही है? सर और एक बार रिपीट कर देंगे? जो फ्रीक्वेंसी है वो टाइम पे डिपेंड नहीं कर रही है। ओमेगा की वैल्यू कहीं पे भी टाइम नहीं आ रहा है और टाइम नहीं आने का मतलब है कि ओमेगा अनचेंज्ड है, टाइम चेंज करने से चेंज नहीं करेगा। मतलब पहला ऑसिलेशन में जितना टाइम लगेगा दूसरे ऑसिलेशन में भी वही टाइम लगेगा, तीसरे ऑसिलेशन में भी वही टाइम लगेगा, चौथे ऑसिलेशन में भी वही टाइम लगेगा। एम्पलीट्यूड घटती जा रही है तो ये नहीं सोचना कि टाइम भी घटता जाएगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड कहीं पे भी टाइम पीरियड पे डिपेंडेंट नहीं होता है। कहीं डिपेंड करता है कि एम्पलीट्यूड टाइम पीरियड पे? नो सर। नहीं। तो इसीलिए ये चीज का ध्यान रखना है आपको कि एम्पलीट्यूड टाइम डिपेंडेंट होता ही नहीं है। तो एम्पलीट्यूड घट रही है तो टाइम पीरियड नहीं चेंज हो रहा है। हाँ, टाइम पीरियड अनडैम्प्ड एसएचएम से कंपेयर करोगे तो ज्यादा है, बट वो ज्यादा वैल्यू जो है अब सक्सेसिव ऑसिलेशन के लिए चेंज नहीं कर रहा है। क्या बात समझ आ रही है? यस सर। द टाइम पीरियड ऑफ damped SHM is greater compared to undamped SHM, but it is time independent. And hence the time for successive oscillation will be identical. Successive oscillation will be identical. Okay. तो यहाँ पे ग्राफ अगर ड्रॉ करें, ये एम्पलीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ टाइम और यहाँ पे एनर्जी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो दोनों ही एक्सपोनेंशियली डिक्रीज कर रहे हैं। एम्पलीट्यूड ए नॉट से स्टार्ट कर रहा है और डिक्रीज करके ये थोड़ी देर के बाद आपका 0 हो जाएगा। एनर्जी भी ए नॉट से स्टार्ट कर रहा है एंड डिक्रीज करके फाइनली ये 0 हो जाएगा। अब अगर पोजीशन को एज अ फंक्शन ऑफ टाइम प्लॉट किया जाए, पोजीशन एज अ फंक्शन ऑफ टाइम, तो देखो पोजीशन में इक्वेशन क्या था? पोजीशन देखो कैसा है, साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, अभी भी साइनसोइडल फंक्शन ही है ना, है ही नहीं है? यस सर। हाँ सर। बस डिफरेंस ये है कि साइनसोइडल फंक्शन में पहले जब हम लिखते थे तो ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लिखते थे और ए फिक्स्ड होता था। यहाँ पे ए खुद घटता जा रहा है या नहीं है? राइट? तो घटता जा रहा है तो उसको तो अकाउंट पे लेना पड़ेगा आपको। तो एम्पलीट्यूड का जो हम ग्राफ ड्रॉ कर रहे थे वो यहाँ पे आपको फिर से दिखाना पड़ेगा, क्योंकि एम्पलीट्यूड उसका मैक्सिमम वैल्यू को इंडिकेट कर रहा था कि कितना मैक्सिमम वैल्यू पे आपका ग्राफ हो सकता है, तो उसको आपको यहाँ पे दिखाना पड़ेगा। yes, ये देखो ये एम्पलीट्यूड वाला है, ग्राफ और दिखा रखा है मैंने। यहाँ पे आपका प्लस ए नॉट और ये आपका माइनस ए नॉट, और इसके बीच में हमें साइनसॉइड को इंसर्ट करना है। और ये ध्यान रखना है कि सक्सेसिव ऑसिलेशन का टाइम फिक्स्ड है, तो टाइम पीरियड को फिक्स रख के वो मार्क कर लेते पहले ही, ताकि इसको ध्यान रखें हम। Are you getting it? समझ आ रही है? हाँ सर। हाँ देखो एम्पलीट्यूड घटती जा रही है बट टाइम पीरियड देखो मैंने फिक्स रखा है, दिख रहा है आपको? पहले ऑसिलेशन का टाइम है टी, दूसरे ऑसिलेशन का भी टाइम टी है, तीसरे ऑसिलेशन का भी टाइम टी है, दिख रही है आपको?
Yes, sir. ठीक है, यहाँ पे x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम जो मैंने चूज किया है वो at साइन ऑफ ओमेगा टी चूज किया है, क्योंकि फाइव देखो मैंने 0 लिया है, देखो ग्राफ मैंने 0 से स्टार्ट किया, दिख रहा है आपको, Yes, sir. फाइव इक्वल टू 0 अज्यूम्ड है, अज्यूम किया जस्ट ग्राफ को प्लॉट करने के लिए, ऐसे फाइव का कुछ वैल्यू देता तो अकॉर्डिंगली प्लॉट कर लेते उसको। क्लियर है सभी को? हाँ ठीक है, सर। एक छोटा सा एप्लीकेशन इस पे दिखा देता हूँ, कैसा क्वेश्चन आप एक्सपेक्ट करेंगे यहाँ पे। The amplitude of oscillation in a damped SHM decreases from A0 to A0 by 3 in 10 oscillations. Find the amplitude after 20 oscillations further. देखो, कीवर्ड्स पे आपको हमेशा ध्यान देना चाहिए। उसने 20 ऑसिलेशंस फर्दर बोला है, फर्दर, इसका मतलब टोटल ऑसिलेशन कितने हो गए, कितने हो गए, 30 ना, है ना, 10 ऑसिलेशंस पहले हो चुका था और 20 ऑसिलेशंस फर्दर बोला है, इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस आपको 30 लेना है। कीवर्ड्स हमेशा ध्यान देना चाहिए, हड़बड़ नहीं। तो अगर कन्वेंशनल तरीके से सॉल्व करोगे तो देखो इक्वेशन ऐसे लिखना चाहिए आपको, a की वैल्यू ऑफ a नॉट इंटू e टू द पावर माइनस ऑफ b इंटू 10 ऑसिलेशंस, मतलब 10t डिवाइडेड बाय 2m, दैट शुड बी इक्वल टू a नॉट बाय 3। कैसा लिख सकते हैं हम, लिख सकते हैं ऐसा? हाँ सर। 10 कैपिटल T लिखा है, समझ आ रही है, क्योंकि हर एक ऑसिलेशन का टाइम तो फिक्स्ड ही है। अब हमने जो रिक्वायर्ड एम्पलीट्यूड निकालनी है, इसकी वैल्यू को लिख सकते हैं, दिस इज a नॉट इंटू e टू द पावर माइनस ऑफ b इंटू 30t डिवाइडेड बाय 2m। लिख सकते हैं ऐसा, लिख सकते हैं ऐसा? Yes, sir. So this becomes a naught e to the power minus of b into 10t divided by 2m and इसका cube, and this clearly is a naught into 1/3 का cube, and therefore this becomes a naught by 27। समझ आई? समझ आई है? Yes, sir. या फिर एक आसान तरीका, जो फ्रैक्शनल चेंज वाली बात मैंने आपको समझाई थी बहुत पहले ही थर्मोडायनेमिक्स वाले थर्मल प्रॉपर्टीज वाले चैप्टर पे, उसको डायरेक्टली यूज कर सकते थे। अगर ए नॉट एम्पलीट्यूड से स्टार्ट कर रहे हैं और 10 ऑसिलेशंस हो रहे हैं, तो एम्पलीट्यूड आपकी ए नॉट बाई 3 हो गई है। तो अगर फिर से 10 ऑसिलेशंस करवा दें तो फिर से एम्पलीट्यूड कितनी हो जाएगी, 1/3 होगी। हाँ सर। Yes, sir. Yes, sir. फिर से अगर 10 ऑसिलेशंस करा दिया तो फिर से एम्पलीट्यूड कितनी हो जाएगी, 1/3। 1/3. देखो कितनी आ गई है, ए नॉट बाई 27 आई है, नहीं है? Yes, sir. बट ये तभी काम करेगा जब आपका इक्वल ऑसिलेशंस, इक्वल नंबर ऑफ ऑसिलेशंस या इक्वल टाइम इंटरवल कंसीडर करोगे। अगर वो नहीं होता तो फिर आपको एक्सपोनेंशियल इक्वेशन लिख के ही फिर सॉल्व करना पड़ेगा। क्लियर है? Yes, sir. यस। ठीक है, ये डैम्ड एसएचएम हो गया। नेक्स्ट टॉपिक पे मूव करते हैं, फोर्स्ड ऑसिलेशंस या फोर्स्ड एसएचएम। ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। एक मिनट पानी पी लीजिए। ओके ये भी एक प्रैक्टिकल केस ऑफ ऑसिलेशन है, बट ये सस्टेन्ड ऑसिलेशन है। प्रैक्टिकल केस जब हम कह रहे हैं सस्टेन्ड ऑसिलेशन का, तो प्रैक्टिकल वर्ड जब भी मैं मेंशन करूं तो आपको ये से समझना है कि इसमें डैम्पिंग तो हो ही रही है। बट अगर मैं सस्टेन्ड ऑसिलेशन कह रहा हूं, इसका मतलब क्या है पता है आपको, कि ऑसिलेशन कभी बंद नहीं हो रही है। सस्टेन्ड होने का मतलब क्या, ये चलता रहेगा। तो चलते रहने के लिए डैम्पिंग में जितना एनर्जी लॉस होता है हम एक्सटर्नली उतना एनर्जी उसको दे रहे हैं, दैट्स ऐसा। इट, बस बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कि जितनी डैम्पिंग की वजह से जो एनर्जी लॉस हो रही है, वो एनर्जी लॉस को आप कंपेंसेट करते रहिए। वो कंपेंसेट करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स उसमें लगाना पड़ेगा, है नहीं है?
जैसे आप सोच के देखो कि जब हम झूले पे भी झूलते हैं और हम चाहते हैं कि लगातार झूलते रहें, तो एवरी टाइम वी पास थ्रू दी मीन पोजीशन, जो बॉटम मोस्ट पोजीशन है, हम अपने लेग से एक इम्पल्सिव फोर्स लगाते हैं या नहीं लगाते, जो हमें एक किक देता है उस पर, राइट? Yes, हाँ, sir. sir. Yes. होता नहीं होता? तो इस तरह से तुम रेगुलरली जब भी मीन पोजीशन से क्रॉस करो तब एक किक मारते रहो, तो क्या तुम्हारा ऑसिलेशन कभी बंद होगा? होगा क्या? No, sir. नहीं। तो इस तरह के केस में आपको रिस्टोरिंग फोर्स तो मिलेगा ही, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से एसएचएम हो रहा है। दूसरा, आपको डैम्पिंग फोर्स मिलेगा ही, क्योंकि प्रैक्टिकल केस ऑफ ऑसिलेशन की बात कर रहा हूं। और तीसरा, एक एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स भी मिलेगा, क्योंकि ये सस्टेन्ड ऑसिलेशन का केस मैं बता रहा हूं। क्या आपको बात समझ आई है? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, एक और इंपॉर्टेंट चीज देखो, मुझे देखो फिर समझ आएगा आपको। आप मुझे देख पा रहे हो? Yes, sir. ठीक है। अच्छा, इमेजिन करो कि जैसे आपको ही किसी चीज को एज एन एक्सटर्नल एजेंट आपको सपोजली पकड़ के उसको ऑसिलेट कराना है, मतलब आप एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स उसको सप्लाई कर रहे हो। तो जैसे आप स्विंग ही इमेजिन करो, एक या पेंडुलम बॉब ही इमेजिन करो। ये पेंडुलम बॉब को अगर आप स्विंग करके छोड़ दोगे तब तो उसकी टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन 2 पाई रूट अंडर एल बाई जी अनडैम्प्ड है। डैम्पिंग आने से उसकी एक एक्स्ट्रा फैक्टर काउंट होती है, ओमेगा की वैल्यू रूट अंडर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी बाई 2m का स्क्वायर, वो तो काउंट होगा। बट इमेजिन करो फोर्स ऑसिलेशन की बात कर रहे हैं, आपने इसको अपने हाथ से पकड़ के अगर इसको ऑसिलेट कराना शुरू किया, आप पीरियोडिक फोर्स इस पे लगा रहे हैं जो आपकी वैल्यू को भी पीरियोडिकली वेरी कर रही है, मान लेते हैं। तो इस बार इसकी जो टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन होगी, क्या सिर्फ और सिर्फ आप कंट्रोल करोगे या नहीं? मेरे हाथ में अगर है वो बॉब, मैं चाहूं तो उसको स्लोली घुमा सकता हूँ, ऑसिलेट करा सकता हूँ, है ना? Yes, sir. और मैं चाहूं तो इसको क्विकली भी ऑसिलेट करा सकता हूँ, करा सकते हैं नहीं? Yes, sir. तो इसको स्लोली ऑसिलेट कराऊं या क्विकली ऑसिलेट कराऊं, ये पूरा का पूरा मेरे हाथ में है या नहीं है? Yes, sir. है ही नहीं है। समझ आ रही है? समझ आ रही है? Yes, sir. अगर मैं इसको स्लोली अगर ऑसिलेट करा रहा हूं, इसका मतलब मैं अपने मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को भी स्लोली चेंज कर रहा हूं ना? कर रहा हूं? हाँ, sir. अगर मैं इसको क्विकली ऑसिलेट करा रहा हूं, इसका मतलब मेरी मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स को मैं क्विकली चेंज कर रहा हूं। कर Yes, रहा sir. हूं? इसका Yes, मतलब sir. जिस फ्रीक्वेंसी से मेरे एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का मैग्नीट्यूड चेंज करेगा, उसी फ्रीक्वेंसी से आपका सिस्टम भी ऑसिलेट करना स्टार्ट कर जाता है। क्या आपको ये बात समझ आई? क्या आपको ये बात समझ आई Yes, है? sir. हाँ, sir. ठीक है। तो ये चीज का ध्यान रखना है कि डैम्प्ड एसएचएम में जो फ्रीक्वेंसी है वो डैम्पिंग कांस्टेंट से भी अफेक्ट होती है, और नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड एसएचएम जो है उससे भी अफेक्ट होता है, क्योंकि ओमेगा का वैल्यू रूट अंडर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी बाई 2m का स्क्वायर था। बट जब हम फोर्स्ड एसएचएम की बात करते हैं, तो जिस फ्रीक्वेंसी से आपका अप्लाइड एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स होता है, वेरी करता है, उसी फ्रीक्वेंसी से आपका सिस्टम भी ऑसिलेट करने लगता है। ठीक है, समझ आइए ये बात? Yes, sir. हाँ, sir. ठीक है। ये अंडरस्टैंडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाने के लिए मैंने आपको ये करके दिखाया, जिससे आप कोरिलेट कर सके। ठीक है, ये तो मैथमेटिकली प्रूव किया जाता है, बट मैथमेटिक्स हमारा जो रिस्ट्रिक्टेड सब्जेक्ट नॉलेज है मैथमेटिक्स का, उसके अकॉर्डिंग हम इसको यहाँ पे प्रूव करके नहीं दिखा सकते। जैसे मैंने आपको बताया, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाता है, वो हमारे बस का नहीं है, हम उसको सॉल्व नहीं कर सकते, हमारी इतनी सब्जेक्ट नॉलेज जितनी है उसमें हम नहीं कर सकते उसको। बट हाँ, मैंने आपको जो एनालिटिकल तरीका था वो आपको समझाया है कि कैसे वो गवर्न कर रहा है। ठीक है। अब ये फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को, ये जो अप्लाइड एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स है, उसकी फ्रीक्वेंसी को जब हम चेंज करते हैं छोटी वैल्यू से स्टार्ट करके, जैसे छोटी वैल्यू से स्टार्ट किया, फ्रीक्वेंसी बढ़ाते चले जा रहे हैं, तो देखा गया कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी हम बढ़ाते हैं, उससे उसकी एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन भी बढ़ती चली जाती है। एंड एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी के लिए एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन सबसे ज्यादा मिलती है। जिस फ्रीक्वेंसी ऑफ अप्लाइड एक्सटर्नल फोर्स के लिए एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन सबसे ज्यादा मिलती है, उस फ्रीक्वेंसी को हम उसका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी कहते हैं। So resonant frequency is that frequency of the applied external periodic force at which the amplitude and hence energy of oscillation becomes maximum. अगर आप अपने applied frequency को अगर further और बढ़ाते हो, तो amplitude जो है वो घटना शुरू हो जाता है। क्या आपको resonant frequency का मतलब समझ आया? Yes, sir. ठीक है। Yes, sir. Resonant frequency is that frequency of the applied external periodic force at which the amplitude of oscillation becomes maximum. अब ये देखा गया है कि अगर डैम्पिंग छोटी होती है, इफ डैम्पिंग इज वेरी स्मॉल, देन दिस रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी इज ऑलमोस्ट इक्वल टू द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ अनडैम्प्ड एसएचएम। मतलब नेचुरल फ्रीक्वेंसी ओमेगा नॉट था, जो कि रूट अंडर k/m था। तो अगर डैम्पिंग छोटी है तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी ऑलमोस्ट इक्वल टू रूट अंडर k/m ही आ जाता है।
तो इससे ये पता चलता है कि अगर मैं बोलूं कि अगर स्मॉल डैम्पिंग कोई भी सिस्टम में है, स्मॉल डैम्पिंग हो रही है, तो उस केस में अगर इसको कोई एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स लगा के आप इसको ऑसिलेट कराने की कोशिश करते हो, तो उस केस में आपको एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन सबसे ज्यादा तब मिलेगी जब इस अप्लाइड फ्रीक्वेंसी फोर्स की फ्रीक्वेंसी उस सिस्टम के नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन से मैच करेगा। ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है जो आपने क्लास बहुत ही छोटे से, आप क्लास 8, 9, 10 से ही ये चीज पढ़ते हैं। फैमिलियर एग्जांपल आपको बता रहा हूँ क्योंकि आप इसे कोरिलेट कर पाएंगे। आपको याद है टेक्स्ट बुक्स में आपने पढ़ा है, बहुत छोटे की बात कर रहा हूँ, टेक्स्ट बुक्स में आपने पढ़ा है कि जब भी एक आर्मी मार्च पास्ट करती है एक ब्रिज के थ्रू, तो उसको बोलते हैं कि अपने फीट्स को टैप करना बंद करिए, मार्चिंग को बंद करने बोलते हैं। क्या आपने पढ़ा है ऐसा? Yes, sir. पढ़ा है? हाँ सर। हाँ सर। अब वो हाँ क्यों सर, करते ब्रिज हैं? टूट जानी। ब्रिज टूट जाएगा क्यों? अब ये सोचने की कोशिश करो क्यों। क्योंकि अगर हम ब्रिज सर सोचे, उनके मार्च पास्ट में एक फ्रीक्वेंसी होता है, एक ताल में वो सब एक साथ करते हैं। अब सुनो, मैं जो बोल रहा हूँ वो सुनो। जैसे अगर हम ब्रिज की बात करते हैं तो ब्रिज बेसिकली एक ऐसा चीज है, दो एंड पे सस्पेंडेड होता है ना? दो एंड पे सस्पेंडेड होते हैं, है नहीं है? हाँ सर। तो अगर ऐसे सोचो कि दो एंड पे सस्पेंडेड है, ऐसे सोचो कि एक रबर बैंड ही है, रबर बैंड के दो एंड पे आपने सस्पेंड कर रखा है, तो उस केस में उसको जब प्लग करते हो तो वो ऑसिलेट करना स्टार्ट करता है या नहीं करता है ना? हाँ सर। उसको आप प्लग करके छोड़ दो तो वो खुद ही ऑसिलेट करना स्टार्ट कर जाता है। तो उसका एक खुद से कुछ ना कुछ तो फ्रीक्वेंसी है ना ऑसिलेट करने का, है नहीं है? आपने बस प्लग करके छोड़ दिया, वो खुद से ऑसिलेट कर रहा है। तो ये जो ऑसिलेशन हो रही है ये इसकी नेचुरल फ्रीक्वेंसी है। क्या आपको बात समझ आ रही है? Yes, sir. ठीक है। अब उसी तरह से सोचो, जो ब्रिज है जो दो एंड पे सस्पेंडेड है, उसका भी तो कुछ ना कुछ एक नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन रहा होगा, कुछ ना कुछ तो रहेगा, है ना? Yes, sir. हाँ अब सर। इमेजिन करो कि ये वो ब्रिज है, ठीक है, दिस इज द ब्रिज, और इस पे हमारा आर्मी मार्च पास्ट कर रहा है। तो मार्च पास्ट करने का मतलब होता है कि इस पे रेगुलर इंटरवल्स पे वो फीट टैप करते हैं ना, रेगुलर हाँ सर। इंटरवल्स पे होता है। तो अगर रेगुलर इंटरवल्स पे फीट टैप कर रहे हैं तो इसका भी तो एक फ्रीक्वेंसी है टैपिंग का, Yes, है नहीं sir. है? और जब जब वो टैप करेगा तब तक पीरियोडिकली उस पे फोर्स लगता रहेगा, लगेगा या sir. नहीं? Yes, लगेगा या sir. नहीं? लगेगा या नहीं? Yes, sir. लगेगा सर। हाँ। तो ये एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स की फ्रीक्वेंसी, अगर इमेजिन करो कि इस सिस्टम का ब्रिज का नेचुरल फ्रीक्वेंसी से अगर मैच कर जाता तो इसमें रेजोनेंस का कंडीशन अचीव हो जाता ना, होता है नहीं? Yes, yes, sir. और अगर रेजोनेंस का कंडीशन अचीव हो जाता, अगर रेजोनेंस का कंडीशन अचीव हो जाता तो एम्पलीट्यूड ऑफ ऑसिलेशन मैक्सिमम हो जाता, राइट? Maximum. Yes, sir. अब ब्रिज का तो एक इलास्टिक लिमिट होगा या नहीं? ब्रिज का तो एक इलास्टिक लिमिट है ना कि कितने दूर तक उसको स्ट्रेच कर सकते हैं आप। हाँ अगर सर। हाँ। एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा हो जाए तो ऑब्वियस है वो इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर जाएगा, होगा ही नहीं? Yes, sir. Yes, sir. और अगर वो अपनी इलास्टिक लिमिट को क्रॉस कर गया तो इसका मतलब पक्का है वो टूट जाएगा, होगा ही नहीं? Yes, sir. समझ आ रही है आपको? Yes, sir. ठीक है। तो इससे इसीलिए उसको ब्रेक करने के लिए बोलते हैं क्योंकि वहां पे वो अनसेफ हो जाएगा। क्या आपको बात समझ आई है? रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी का मतलब समझ आया है? हाँ सर। Yes, हाँ sir. सर। ठीक है, ठीक है। अभी ये सारी बातों को एक बार लिख लेते चलो जल्दी, ठीक है? फोर्स सिस्टम के बारे में लिख लेते हैं अभी। सो इट्स अ practical case of sustained oscillation. Sustained मतलब एम्पलीट्यूड घटेगी नहीं, oscillations where the amplitude of oscillation does not decrease and remains fixed. Apart from restoring and damping force, an external periodic force also acts on the object, which compensates for the loss of energy incurred due to damping.
enforced SHM, the frequency of oscillation of system matches with the frequency of variation of external periodic force. External periodic force applied. ये इंपॉर्टेंट चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक है? Beginning with low frequency of applied periodic force. If we increase the frequency gradually, then the amplitude increases initially and becomes maximum at a certain frequency known as resonant frequency. After which any increase in frequency decreases the amplitude. Thus, resonant frequency is that frequency of applied external periodic force. External periodic force at which the amplitude and hence energy of oscillation becomes maximum. ठीक है, ये रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन हो गई है. एंड ये एक और चीज आपको बताई थी, फॉर स्मॉल डैम्पिंग the resonant frequency almost matches with the natural frequency of undamped SHM. ये भी इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान रखनी है आपको. अब इसके मैथमेटिक्स पे आ जाते हैं जल्दी से. सो इनफोर्स्ड SHM, अगर हम नेट फोर्स की बात करें तो 3 फोर्सेस बात दिखाने हमें. एक है रिस्टोरिंग फोर्स जिसकी वजह से SHM हो रही है, एक है डैम्पिंग फोर्स जो एनर्जी का लॉस क्रिएट कर रहा है, और एक है आपका अप्लाइड एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स जो कि आपके SHM को सस्टेन करवा रहा है. नेट फोर्स को हम लिखते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन, रिस्टोरिंग फोर्स को लिखते हैं -kx, डैम्पिंग फोर्स को लिखते हैं -bv, एंड एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स को जब आप लिखोगे तो यहाँ पे F0 साइन ऑफ ओमेगा टी का फॉर्म को चूज कर रहे हैं. तो इसको अगर डिफरेंशियल इक्वेशन के फॉर्म में अगर लिखनी है तो -kx माइनस ऑफ b इंटू dx बाई dt प्लस F0 साइन ऑफ ओमेगा टी इज इक्वल टू m इंटू d2x बाई dt2 आ जाएगा. अगर आप देखोगे तो इसको आप कह सकते हो ये डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फोर्स्ड ऑसिलेशन है. दिस इज डिफरेंशियल इक्वेशन of forced
SHM। क्या क्लियर है ये? यहाँ तक ठीक है? Yes, sir. इसको भी सॉल्व करना हमें आता नहीं है, बट जिसको सॉल्व करना आता है उसने हमें सोल्यूशन दे रखा है, वो याद रखनी है। तो आफ्टर सॉल्विंग वी गेट, हमें जो मिलता है वो ध्यान रखना है कि x की वैल्यू एज अ फंक्शन ऑफ टाइम बिकम्स a sin ओमेगा t प्लस 5 आ जाएगा। एक चीज आपको ध्यान देनी है वो ये है कि जो फ्रीक्वेंसी से आपका एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स वेरी कर रहा है, उसी फ्रीक्वेंसी से देखो मैंने SHM का भी वेरिएशन कराया है। दिख रही है आपको? दिख रही है? हाँ सर। यस Yes, सर। sir. ठीक है, और ये मैंने आपको पहले भी समझाया है, ये चीज का ध्यान रखना है। ओमेगा की वैल्यू एग्जैक्टली आपको वही चूज करनी है जो आपका पीरियोडिक फोर्स का वेरिएशन का है। ठीक है, इसको ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। हाँ, बट ये एम्पलीट्यूड कितनी आती है ये भी आपको ध्यान रखनी है। ये चीजें आपको, इसलिए मैं बोल रहा था यहाँ पे इंफॉर्मेटिव चीजें आपको ज्यादा मिलेगी। ये एम्पलीट्यूड की वैल्यू आती है F0 बाई m डिवाइडेड बाय रूट अंडर ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर होल स्क्वायर एंड प्लस ओमेगा b बाई m एंड इसका होल स्क्वायर है। ठीक है, ये आपको याद रखनी है। ये कहाँ से आया, ये सब वो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करके ही पता चलता है। अब वो आता नहीं है हमें, तो इसको याद रखनी है हमें। ठीक है, अब इसमें अगर आप देखोगे तो फॉर स्मॉल डैम्पिंग अगर पूछे, छोटी डैम्पिंग हो रही है, तो फॉर स्मॉल डैम्पिंग आपको बी को नेग्लेक्ट करके चलना है। तो बी को अगर नेग्लेक्ट किया तो एम्पलीट्यूड की वेरिएशन फ्रीक्वेंसी के साथ कैसी दिखेगी? इनवर्स ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर। दिखेगा या नहीं? चेक करो, दिखेगा या नहीं दिखेगा? Yes, sir. हाँ सर। ठीक है ना। इसमें अगर आपको एम्पलीट्यूड का वेरिएशन पूछे एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी, ये एम्पलीट्यूड और यहाँ पे हम फ्रीक्वेंसी प्लॉट कर रहे हैं, तो इसकी वेरिएशन अगर आप देखोगे तो कुछ ऐसा दिखेगा आपको वेरिएशन ऐसा। और जिस फ्रीक्वेंसी पे ये मैक्सिमम हो रही है वो हमारा रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है। क्या बात समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है आपको? Yes, sir. यस ठीक है, सर। तो जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, व्हेन एम्पलीट्यूड की वैल्यू a मैक्स हो जा रही है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये जो एक्सप्रेशन है एम्पलीट्यूड का, उसमें डिनोमिनेटर जो है वो मिनिमम हो रहा है? Yes, sir. कह सकते हैं, कह सकते हैं। Yes, sir. तो उसी को लिख रहे हैं, देखो। सो व्हेन एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर का होल स्क्वायर एंड प्लस ओमेगा b बाई m का स्क्वायर, ये टर्म आपका मिनिमम होना चाहिए। और कोई भी चीज का मिनिमम है तो उसका डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो बस डिफरेंशिएट करें और इक्वल टू 0 करें। सो देयरफॉर डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, डिफरेंशिएशन अच्छा ऐसे लिख लेते, सिंपली डायरेक्टली लिख लेते। सो ट्वाइस ऑफ ओमेगा स्क्वायर माइनस ऑफ ओमेगा नॉट स्क्वायर इनटू 2 ओमेगा एंड प्लस बी स्क्वायर बाई एम स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2 ओमेगा इक्वल टू 0। देखो समझ आई आपको? बस मैंने डिफरेंशिएशन इक्वल टू 0 किया है। ठीक है, Yes, sir. ये देखो ये 2 ओमेगा और ये 2 ओमेगा कैंसिल आउट हो गया। एंड अगर आप देखोगे तो ओमेगा की वैल्यू मिल गई आपको। सो ओमेगा इज कमिंग आउट टू बी ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस ऑफ बी स्क्वायर बाई ये 2m स्क्वायर, 2m स्क्वायर एंड फिर इसका रूट आ गया। ये देखो ये आपका रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो गया। यही तो रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी है ना? है ही नहीं है? Yes, sir. है ना? Yes, sir. क्लियरली अगर आप देखोगे तो ओमेगा रेजोनेंट की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओमेगा नॉट है फॉर स्मॉल डैम्पिंग। है ही नहीं है? है ही नहीं है? क्योंकि अगर b की वैल्यू बहुत छोटी होगी तो ओमेगा स्क्वायर ओमेगा नॉट स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाई 2m स्क्वायर जो है वो वाला टर्म नेग्लेक्ट हो जाएगा। समझ आई आपको? समझ आई है? हाँ सर। तो अगर इसमें अच्छा, इसमें अगर मान लो कि अगर आपको दो अलग अलग डैम्पिंग कांस्टेंट के लिए अगर ग्राफ प्लॉट करने के लिए बोला है, एम्पलीट्यूड एज अ फंक्शन ऑफ फ्रीक्वेंसी ले रहे हैं एंड दो अलग अलग डैम्पिंग कांस्टेंट के लिए प्लॉट कर रहे हैं। डैम्पिंग कांस्टेंट की वैल्यू आप छोटी मान के चलो, ये देखो ऐसा।
पीक देखो दोनों का एक ही जगह पे है, दोनों की पीक एक ही जगह पे है, क्योंकि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओमेगा नॉट है, बट डैम्पिंग कांस्टेंट एक का B1 और एक का B2 मान लेते हैं। किसी के माइक्रोफोन से काफी ज्यादा आवाज आ रही है। हाँ, एक का B1 मान लेते हैं और एक का B2 मान लेते हैं। दोनों का पीक देखो एक ही जगह पे, क्योंकि पीक जो है वो आपका B1 B2 पे डिपेंडेंट नहीं है अगर स्मॉल डैम्पिंग है, क्योंकि मैंने ऑलरेडी अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू ओमेगा नॉट लिखा है। अब इसमें अगर आप देखोगे तो एम्पलीट्यूड बढ़ाने से, देखो यहाँ पे, अच्छा यहाँ देखो ये वाली एक्सप्रेशन देखो, अगर B को हम बढ़ाते हैं तो एम्पलीट्यूड कम होगा ना, होगा ही नहीं होगा? हाँ B को सर। बढ़ाएंगे तो एम्पलीट्यूड कम होगा। तो इस केस में आप देखो यहाँ पे एम्पलीट्यूड कम जिसमें दिख रहा है वो तो B1 वाला है, इसका मतलब B1 की वैल्यू क्या है, ग्रेटर देन B2 होगी। क्यों? क्योंकि एम्पलीट्यूड जो है फर्स्ट केस में इरादा ऐसा लिख लेते हैं, A max in first case is lesser than A max in second case। क्या आपको बात समझ आई है सभी को? समझ आई सभी को बात? यस सर। हाँ सर। ठीक है।